बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे नवीनतम मॉडल पेपर 2024 की परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य का। ठीक है, यानी हिंदी साहित्य के मॉडल पेपर के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इस मॉडल पेपर में आपको बता दूं जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ हम व्याख्या वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। अर्थात इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ज़्यादा जानकारी ग्रहण करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप अति लघु उत्तरीय यानी 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 5 लघु उत्तरीय प्रश्न और लगभग 4 व्याख्या खंड और लगभग 4 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सामना करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगर आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, यानी फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है, अभी बीए में आए हैं, तो आप में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट है तो हिंदी में आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी काव्य के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी हिंदी काव्य और हिंदी साहित्य अलग अलग है कि एक ही है। तो हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य सब एक ही है। बीए में आपने हिंदी लिया है तो हिंदी काव्य आपको पढ़ना पड़ेगा जो है सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 2 में जब आप जाएंगे तो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जब और आगे आप पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में तो आप हिंदी गद्य पढ़ेंगे। आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो हिंदी अनुवाद के बारे में आप जानेंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में, तो हिंदी के अलग अलग नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे। मतलब अलग अलग जो एक प्रकार से पहलू हैं हिंदी साहित्य के, उन पहलुओं के बारे में आप जानेंगे। काव्य शास्त्र के बारे में जानेंगे, आप हिंदी के राष्ट्रीय काव्य के बारे में जानेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप फर्स्ट सेमेस्टर में अभी एडमिशन लिए तो आपको हिंदी काव्य पढ़ना है। हिंदी काव्य का सिलेबस ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, बोर्ड पर मैंने पढ़ाया हुआ था। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर भी वो लेक्चर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जिसमें हमने सिलेबस बोर्ड पर डिस्कस किया हुआ है और सिलेबस वैसे भी मैंने डिस्कस किया हुआ। तो अभी 2024 के लिए मैंने वो सिलेबस दिया हुआ, तो आप देख सकते हो उसको। तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें एक प्रकार से मैंने सारे टॉपिक्स के बारे में आपको बताया था कि क्या क्या पढ़ना है आपको। तो उन सभी टॉपिक से मिला करके आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है, सब्जेक्टिव टाइप के जो एक प्रकार से प्रश्न पत्र आते हैं, वो कैसे आते हैं, उसी पैटर्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे, व्याख्या सहित हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे, और आपकी बार यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, देखिए बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर 2024 की परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य यानी हिंदी काव्य का नवीनतम मॉडल पेपर है 2024 के लिए, यानी साल में मॉडल पेपर होगा। अब चलिए चर्चा करते हैं। पेपर जो होगा आपका वो 3 खंडों में बटा हुआ होगा, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं खंड आ से, उनकी संख्या लगभग 10 होती है और 10 के 10 प्रश्नों को करना आपको अनिवार्य होता है। अधिकतर विश्वविद्यालयों में यही पैटर्न होता है। कुछ विश्वविद्यालयों में थोड़ा जो है इससे कम पैटर्न है, मतलब कि जैसे 3 ही टाइप के प्रश्न आते हैं पूरे के पूरे विश्वविद्यालय में। अब किसी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न 8 देता है, किसी में 6, किसी में 10, किसी में 9, इस प्रकार से जो भी उसका मतलब यूनिवर्सिटी का पैटर्न होगा उसी हिसाब से देगा। लेकिन ऐसे ही आएगा प्रश्न, ये बात ध्यान रखेंगे, मतलब यही प्रश्न आने वाले हैं। और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो शब्द सीमा होती है वो 50 शब्दों की होती है। यानी आपसे यहाँ पर लिख करके देगा, अगर नहीं भी दे रहा तो आप 50 शब्द में अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा, हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और खंड बा की बात की है तो वहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में ही आपको बता दूं कि जो व्याख्या वाले प्रश्न होते हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न में ही आते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। अधिकतर विश्वविद्यालयों में यही पैटर्न है, कुछ विश्वविद्यालय में थोड़ा इधर उधर पैटर्न हो सकता है, बाकी पूछा ऐसे ही जाता है। दीर्घ उत्तरीय में किसी किसी यूनिवर्सिटी में 4, किसी में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 तो उसमें करने होते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के आपको 500 शब्दों में लिखना होता है और लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको लगभग 200 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा की बात की जाए तो इसका जो शुरुआत होती है, वास्तविक रूप से अगर शुरुआत माने तो 19वीं शताब्दी से इसकी वास्तविक शुरुआत होती है। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का प्रयास किया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 50 शब्दों में आपको लिखना है। पहली बात तो सबसे पहले
हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का कार्य सबसे पहले किसने प्रारंभ किया, कि हिंदी साहित्य में पहले क्या था, फिर उसके बाद में कौन से कवि आए। ये इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है इसमें सबसे पहला नाम आता है भैया किसका, गारसा द तासी का। किसका नाम आता है, बहुत ध्यान सुनिएगा सारी चीज़ें, गारसा द तासी। ठीक है, गारसा द तासी की अगर बात करें हम तो ये कहाँ के हैं भाई, इनकी रचना है गारसा द तासी की इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, इनकी रचना है और ये फ्रेंच भाषा में लिखी रचना है। फ्रेंच विद्वान थे गारसा द तासी, तो इन्होंने सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ठीक है, और इसका प्रकाशन उन्होंने 2 खंडों में किया, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गई पहले इतिहास लेखन का गारसा द तासी। फिर उसके अंदर दूसरे विद्वान आते हैं, उनका नाम है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर जो है ये दूसरे रचनाकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और कब लिखा, 1883 ईस्वी में। आप देखिएगा ये अपनी रचना का इनके प्रकाशन होता है। शिव सिंह सरोज इनकी रचना का नाम है। क्या नाम है, शिव सिंह सरोज। ठीक है, शिव सिंह सेंगर इनका नाम है और शिव सिंह सरोज इनकी रचना का नाम है, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के इन्होंने लिखा। तो ये दूसरे विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का काम किया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 1883 में इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य के इतिहास का वो प्रकाशित होता है। और इस ग्रंथ में जो शिव सिंह सेंगर ने लिखा है इसमें लगभग अगर आप देखिएगा तो 1000 कवियों के बारे में, यानी उनके कवियों के जीवन परिचय के बारे में आपको इनकी रचना में जानकारी मिल जाएगी। और उन कवियों की साहित्यिक जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, उनके उदाहरण भी आपको इनकी रचना में मिल जाएंगे शिव सिंह सेंगर की। तो ये दूसरे विद्वान हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के। तीसरे विद्वान आते हैं, यही सब परंपरा है। देखिए तीसरे विद्वान आते हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन की अगर बात करें तो इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये इनके ग्रंथ का नाम है। और खास करके इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, ग्रियर्सन के ग्रंथ का प्रकाशन हुआ 1888 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन होता है। 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन करवाया जाता है। और इस ग्रंथ को अगर देखेंगे तो अंग्रेजी भाषा में लिखा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, अंग्रेजी भाषा के ही विद्वान है ये। और 11 विभिन्न वर्गों में इसको बांटा भी था। ठीक है, वर्नाक्यूलर जो लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। ठीक है, तो ये लिखा सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन के बाद आते हैं मिस्र बंधु। ठीक है, चौथे नंबर पर कौन आते हैं, मिस्र बंधु। ठीक है, मिस्र बंधुओं की अगर बात करें तो मिस्र बंधुओं ने एक रचना लिखी, उसका नाम है मिस्र बंधु विनोद। क्या लिखा, मिस्र बंधु विनोद। उनकी रचना का नाम है, इतिहास ग्रंथ का नाम है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के उन्होंने लिखा। ठीक है, तो मिस्र बंधु विनोद जो रचना है ये एक प्रकार से ये भी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। और ये 4 भागों में एक प्रकार से बांटी गई रचना है। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन इसका 1913 ईस्वी में ही हो जाता है। और बाकी जो एक भाग है उसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बहुत बड़ा ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद, और लगभग 5000 कवियों का विवरण आप मिस्र बंधु विनोद में आप देख सकते हैं। और 8 खंडों में मिस्र बंधु विनोद रचना को एक प्रकार से बांटा भी गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा के लगभग 4 विद्वान, जो कि एक प्रकार से एक व्यवस्थित ढांचा नहीं प्रस्तुत कर पाए हिंदी साहित्य के इतिहास का। फिर इसके बाद में आते हैं 5वें नंबर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ला, और हम सबके फेवरेट हिंदी साहित्य के आलोचना के क्षेत्र में और हिंदी साहित्य के इतिहास का वैज्ञानिक वर्णन करने के क्षेत्र में सबसे महारथ हासिल किए हुए व्यक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी ने 1929 ईस्वी में, आपको ध्यान होगा 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इन्होंने लिखा था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास। और अगर आप हिंदी पढ़ते तो इनका ग्रंथ आपके पास होना भी चाहिए। ठीक है, और शुक्ल जी की अगर बात की जाए तो इन्होंने काल विभाजन जो किया है वो 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। अब वो 4 भाग कौन कौन से, इसको ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है आदिकाल को वो वीरगाथा काल कहते हैं, वो उत्तर मध्य मतलब भक्ति, वो जो है क्या बोलते हैं, भक्ति काल को वो मतलब उत्तर मध्यकाल, जो पूर्व मध्यकाल है उसको उत्तर मध्यकाल कहते हैं, मतलब पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं। और मध्यकाल को बेसिकली 2 भागों में इन्होंने बांटा है, एक उत्तर मध्यकाल और एक पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल मतलब भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल मतलब कि रीतिकाल। ठीक है, और इसके बाद में यानी उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा शुक्ल जी ने ही। और
आधुनिक काल जो आया, आधुनिक काल को उन्होंने क्या कहा, गद्य काल कहा, चूँकि प्रवृत्तियों के हिसाब से उन्होंने लिखा और कहा, और एक वैज्ञानिक ढांचा, एक वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण किया हिंदी साहित्य के इतिहास का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहीं पर एक प्रकार से बाकी और विद्वान भी आए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद, ठीक है। लेकिन जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद आपको बता दूं कि राम कुमार वर्मा ने भी इतिहास लेखन का काम किया है और भी लोगों ने किया है, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हो गया हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा, मैंने कुछ आपको बता दी, इसका चैप्टर नंबर 1 में हमने जिक्र किया है, पूरा समझाया है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आदिकालीन साहित्य के प्रकार बताएं। आदिकालीन साहित्य के प्रकार, आदिकाल साहित्य की अगर बात की जाए तो आदिकाल के नामकरण को लेकर के भी प्रश्न पूछा गया था। तो आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है, चूँकि वीरतापूर्वक रचनाएं उनको ज़्यादा मिली। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है, आदिकाल को अपभ्रंश काल माना है, ठीक है। और संधि काल और चारण काल कहा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। और सिद्ध सामंत काल कहा राहु संकृत्यायन जी ने, और बीज वपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को। और इसके अलावा आदिकाल पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को आदिकाल ही कहते, हालांकि आचार्य द्विवेदी से पहले शुक्ल जी आदिकाल को आदिकाल बोल चुके थे, वीरगाथा काल और आदिकाल दोनों बोला था, लेकिन उन्होंने प्रवृत्तियों के हिसाब से वीरगाथा काल पर शुक्ल जी ने ज़्यादा फोकस किया था। द्विवेदी जी ने क्या किया कि आदिकाल पर फोकस किया, और उन्होंने कहा कि केवल वीरतापूर्वक रचनाएं या वीरतापूर्वक जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, वो ही केवल आदिकाल में नहीं लिखी जा रही थी, इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा रहे थे। तो प्रश्न आपसे कर रहा है आदिकालीन साहित्य के प्रकार बताइए। देखिए, एक तरफ तो धार्मिक साहित्य आदिकाल में लिखे जा रहे थे, पहला साहित्य था धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में जैसे कि सिद्ध साहित्य हो गया, सिद्ध लोग जो थे, ठीक है, नाथ साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, तो 84 जो है सिद्ध, नवनाथ, ये सब लिख रहे थे। जैन कवि थे तो जैन मुनि भी लिख रहे थे, मतलब जैन कवि बहुत सारे थे, वो भी मतलब ये सब एक धार्मिक साहित्य के अंतर्गत लिख रहे थे, धर्म को लेकर के लिख रहे थे। इसके बाद दूसरा प्रकार का जो आदिकाल में हमको काव्य मिलता है वो काव्य है वीर काव्य का, ठीक है, वीरतापूर्वक काव्य, जिसको लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है इसको, ठीक है। चूँकि आप देखते खुमान रासो, पलमार रासो, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, बीसल देव रासो और पृथ्वीपाल रासो या पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, बीसल देव रासो, ये सब वीरतापूर्वक ग्रंथ हैं, जिनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसको वीरगाथा काल स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार के भी काव्य आदिकाल में लिखे जा रहे थे। तीसरा प्रकार होता है आदिकालीन साहित्य का, वो है लौकिक साहित्य। आप देखेंगे आदिकालीन साहित्य में जो तीसरा खंड है उसमें लौकिक साहित्य भी लिखे जाते, कुछ लोक साहित्य लिखे जा रहे थे कि एक प्रकार से क्षेत्रीय काव्य भाषा को लेकर के चीज़ें लिखी जा रही थी, जैसे कि ढोला मारू रदूहा, बीसल देव रासो भी लौकिक साहित्य में आता है, बसंत विलास हो गया, राउल बेल हो गया, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, खुसरो का काव्य, विद्यापति की पदावलियाँ, तो ये सब लौकिक साहित्य में आ रही थी। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से मैंने आपको बताया 3 प्रकार के साहित्य या 3 प्रकार के साहित्य के प्रकार मिलते हैं आदिकाल में। एक तो धार्मिक साहित्य जिसमें सिद्ध, नाथ और जैन है, वीर काव्यों में ये रासो ग्रंथ पूरा आ जाता है आपका, और लौकिक साहित्य में मैंने आपको बताया अभी ढोला मारू रदूहा, बीसल देव रासो, बसंत विलास, राउर बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बड़े ध्यान से चीज़ों को सुनते हुए चलेंगे। तीसरा प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है अमीर खुसरो की काव्य रचनाएं लिखिए। अमीर खुसरो की काव्य रचनाएं आपसे पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अमीर खुसरो की काव्य रचनाएं आपसे पूछ रहा है। अमीर खुसरो की अगर बात करें तो अमीर खुसरो तूतिए हिंद कहे जाते हैं, और आपको बता दूं अमीर खुसरो के बारे में, अमीर खुसरो कव्वाली और गज़ल लिखने के लिए जाने जाते हैं। अमीर खुसरो की मुख्य रूप से 3 या 4 रचनाएँ हैं, 4 रचनाएँ हैं बड़ी फेमस। पहली रचना है इनकी मतवा उल अनवार, मतवा उल अनवार ये पहली रचना है। दूसरी रचना इनकी है सीरी व खुसरो, और तीसरी रचना है इनकी मजनू व लैला, और चौथी रचना है इनकी आयने सिकंदरी या सिकंदरनामा। जो इनकी मतला उल अनवार रचना है, मतला उल अनवार रचना जो है उसमें निजामी के मखजनुल असरार का जवाब है,
और इसमें खुसरो ने अपनी इकलौती पुत्री थी खुसरो की, अमीर खुसरो की, जो कि बहुत सुंदर थी, उन्हीं को सीख दी है। और विवाह के पश्चात जब उनकी पुत्री विदा होने लगती है तो खुसरो ने उसे उपदेश दिया था कि खबरदार चरखा काटना कभी मत छोड़ना, झरोखे के पास बैठ करके इधर उधर ना झांकना। ये सारी बातें जो है अपनी पुत्री को समझाते हैं। कौन? मतला उल अनवार में अमीर खुसरो। तो ये पहली रचना इनकी है। दूसरी रचना जो इनकी है सीरी व खुसरो। सीरी व खुसरो जो है, इसमें खुसरो व सीरी का जवाब एक प्रकार से है, खास करके निजामी की खुसरो और सीरी का जवाब है। और इसकी रचना 698 हिजरी में की गई थी, यानी लगभग आप देखेंगे तो 1298 ईस्वी पड़ेगा। 1298 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना होती है सीरी व खुसरो की। और खुसरो ने इसमें प्रेम की पीर को तीव्रतर बना दिया है। और इसमें आप देखते हैं सीरी और खुसरो ग्रंथ में अपने बड़े पुत्र को सीख दी है उन्होंने। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी फैजी इस विषय में कहते हैं कि ऐसी मसनबी इन 300 वर्षों में अन्य किसी कवि ने नहीं लिखी। डॉक्टर रसद अली कहते हैं कि यह रचना अब उपलब्ध नहीं है सीरी व खुसरो, और इसकी खोज की जानी चाहिए सीरी और खुसरो की। तो सीरी और खुसरो ये भी अमीर खुसरो की ही रचना है। तीसरी जो रचना मैंने आपको बताई थी वो बताई थी मजनू व लैला। मजनू व लैला जो है वो निज़ामी के लैला मजनू का जवाब है। इसमें प्रेम और श्रृंगार की भावनाओं का चित्रण किया गया है। और मजनू और लैला में लगभग 2660 पद हैं। और इसका विद्वान इसका काल लगभग 698 हिजरी ही मानते हैं, मतलब 1298 ईस्वी। कालात्मक दृष्टि से देखेंगे तो मजनू व लैला पाई जाती हैं, खास करके उसमें विशेषताएं पाई जाती हैं, और वे और किसी मसनबी में नहीं है। जो मसनबी शैली जो है एक प्रकार से जिसको अपनाते हैं आगे चल करके मलिक मोहम्मद जायसी वगैरह भी, तो और कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अमीर खुसरो के यहाँ आपको मिलेगा। आईने सिकंदरी या सिकंदरनामा में सिकंदरनामा का जवाब है। और ख़ास करके 1299 में ग्रंथ आया है ईस्वी में। सिकंदर आजम या जो है खाकाने चीन की लड़ाई का वर्णन इसमें किया गया है। अमीर खुसरो ने अपने छोटे पुत्र को इसमें सीख दी है। ठीक है, तो इस रचना के द्वारा खुसरो यह दिखाना चाहते थे कि वे निजामी की तरह वीर रस प्रधान मसनबी लिख सकते थे। ठीक है, तो वो एक प्रकार से वो जवाब दे रहे हैं किसको? निजामी को। ठीक है, अपनी रचनाओं के माध्यम से। क्लियर? तो ये है अमीर खुसरो की रचनाएं। 4 रचनाएं मुख्य रूप से, आपको सारी चीज़ों को नहीं ध्यान रखना है, आपको बस ध्यान क्या रखना है कि 4 रचनाएं उनकी हैं। मैं तो ये ऑलरेडी वैसे सारी चीज़ें आपको बता दी, बाकी 4 रचनाएं ही इसमें आपको लिखनी है। पहली रचना मतबा उल अनवार, दूसरी रचना सीरी व खुसरो, तीसरी रचना मजनू व लैला, चौथी रचना आईने सिकंदरी या सिकंदरनामा। ये 4 ग्रंथ या 4 रचनाएं हैं अमीर खुसरो की, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी और फुटकल पद इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, रीतिबद्ध काव्य की समान प्रवृत्तियां बताइए। चौथा प्रश्न है रीतिबद्ध काव्य। रीतिकाल की अगर बात करें तो रीतिकाल में 3 विचारधाराएं हैं, एक रीतिबद्ध, एक रीति मुक्त और एक रीति सिद्ध। रीतिबद्ध में मुख्य रूप से केशवदास आते हैं प्रबल तरीके से, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। रीति सिद्ध में बिहारी आते हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, और रीति मुक्त में घनानंद आते हैं जो वो भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो रीतिकाल की 3 विचारधाराएं हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है रीतिबद्ध काव्य की जो समान प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में बताएं। तो रीतिबद्ध काव्य की अगर बात करें तो कई सारी प्रवृत्तियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी रीतिबद्ध काव्य की, जैसे कि नारी सौंदर्य का चित्रण रीतिबद्ध काव्य में आपको मिलेगा। अच्छा, रीतिबद्ध काव्य की अगर बात की जाए तो इसमें कई सारे कवि हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं, कवियों के नाम भी आप लोग सुन लीजिएगा। रीतिकाल में आप देखते हैं रीतिबद्ध कवियों में खास करके बिहारी का नाम भी आता है, और बिहारी वैसे रीति सिद्ध कवि हैं, लेकिन रीति सिद्ध कवि भी रीतिबद्ध परंपरा से ही जुड़े रहे। कुछ विद्वान 3 खंड बांटते हैं, कुछ विद्वान 2 ही खंड बांटते हैं, और जो विद्वान 2 खंड बांटते हैं वो बिहारी को रीति सिद्ध कवियों मतलब रीतिबद्ध कवियों में रखते हैं। ठीक है, चूँकि बिहारी भी लक्षणिक ग्रंथ लिखते हैं, मतलब बिहारी का एक ही ग्रंथ है, बिहारी सतसई मात्र। तो बिहारी, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि और केशवदास ये सब जो हैं इसके कवि हैं। आचार्य केशवदास, नृप शंभु नेवास, ठीक है, पजनेश, दिसदेव, ये सब इसके कवि हैं। क्लियर? और अगर बात करें रीतिबद्ध कवियों की विशेषताओं की, तो रीतिबद्ध कवियों की विशेषताएं जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली विशेषता आप लोग लिखिएगा, नारी सौंदर्य का चित्रण किया जाता था इसमें।
नारी की सुंदरता का वर्णन खूब अच्छे तरीके से कवि किया करते थे। दूसरी बात, श्रृंगार रस की प्रधानता है इन कवियों में, श्रृंगार रस का बोलबाला है रीति काव्य के कवियों में। तीसरी बात ये है कि दरबारी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, चूँकि आश्रयदाताओं के यहाँ रहते हैं तो वहीं पर केवल राजा महाराजाओं के काव्य के बारे में ही लिखते हैं, आम जनमानस रीतिकालीन कवियों से छूट जाता है। चौथी विशेषता यह है रीतिबद्ध कवियों की कि प्रकृति का अलंकरण रूप में वर्णन करते हैं ये लोग, ठीक है। प्रकृति को एक प्रकार से एक आभूषण के रूप में, अलंकरण के रूप में उसका वर्णन करते हैं। पांचवी बात इन कवियों की रचनाओं में आपको दिखेगी, नारी के प्रेमिका स्वरूप का वर्णन करते हैं। नारी के प्रेमिका स्वरूप का ही वर्णन है, बाकी और नारी के पुत्री स्वरूप या मातृ स्वरूप का वर्णन आपको इसमें नहीं दिखेगा। इसके अलावा आप देखेंगे अलंकरण की प्रवृत्ति आपको मिलेगी, चमत्कार की प्रवृत्ति मिलेगी, अलंकार को खूब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कवियों ने रचनाओं में रखने का प्रयास किया है, समाज की उपेक्षा की गई इसमें, ठीक है। इसके अलावा भक्ति और नीति कथन को प्रमुखता भी दी गई है। इसके अलावा कुछ रचनाएं आपको वीर रस की भी मिलेंगी। इसके अलावा ब्रज भाषा की प्रधानता है, ब्रज भाषा में ही बेसिकली रीति काव्य के सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं। रीतिकाल में अधिकतर ब्रज भाषा का ही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी प्रवृत्तियाँ रीतिबद्ध काव्य की आप लिख सकते हैं। रीति सिद्ध काव्य की अगर बात की जाए तो रीति सिद्ध कवियों को एक प्रकार से खास करके रीति काल में रीति सिद्ध काव्य का मामला बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है, और इस मामले में आचार्य विशंभरनाथ मिश्रा जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिबद्ध और रीतिमुक्त के मध्य एक तीसरी कवि कोटि प्रस्तुत करी है, जिसे रीति सिद्ध उन्होंने कहा। लेकिन दूसरे विद्वानों ने रीति सिद्ध कवियों को होना स्वीकार नहीं किया है और उसको खंडित किया है। लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने रीति सिद्ध कवि भी कहा है, और उन्होंने कहा कि ऐसे कवि जो कि रस छंद अलंकार इन चीज़ों को जानते थे, फिर भी उनके बारे में वो लिखना नहीं चाहते थे या उन्होंने नहीं लिखा, जानते सब कुछ थे। और रीति सिद्ध धारा के कवियों में मुख्य नाम उन्होंने बिहारी का नाम लिया कि बिहारी जो थे वो रीति सिद्ध परंपरा के थे। और इनके अतिरिक्त कृष्ण कवि, रस निधि, हठी जी, नृप शंभु, नेवाज, राम सहाय, पजनेश, बेनी बाजपेयी, दिसदेव, ये सब भी रीति सिद्ध कवि स्वीकार किए जा सकते हैं। ये आचार्य विश्वनाथ मिश्रा का ही कथन है, बाकी विद्वानों ने इसको खारिज किया है। बात की जाए रीति मुक्त काव्य धारा की, ऐसे कवि जो कि रीतियों से बंध करके रचनाएं नहीं करते थे, रीति मुक्त होकर के लाक्षण ग्रंथ और एक प्रकार से अलंकार ग्रंथ या चमत्कारिकता पर विश्वास नहीं करते थे। रीति मुक्त काव्य धारा साहित्यिक दृष्टि से रीतिकालीन कविता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारा रही है, और इस काव्य धारा में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों और रूढ़ियों को अनदेखा किया और अपने मनोभावों को स्वच्छंद होकर के रचनाओं में पिरोने का काम किया है। जैसे आप इसमें देखेंगे बहुत अच्छे कवि हैं घनानंद, ठीक है, ठाकुर हैं, बोधा हैं, आलम हैं, दिसदेव हैं, ठीक है, और भी तमाम सारे कवि हैं, लेकिन ये ठाकुर, बोधा, आलम, दिसदेव और घनानंद ये मुख्य रूप से नाम आता है। घनानंद का नाम इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, और घनानंद एक प्रकार से प्रेम के पीर के कवि भी कहे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछता कि रीति मुक्त काव्य की विशेषताएं बताइए, ये तो रीतिबद्ध की विशेषताएं हो गई, लेकिन रीति मुक्त की अगर आपसे पूछता तो लिख दीजिए, पहली विशेषता है व्यक्तिकता की भावना आपको रीति मुक्त काव्य धारा में मिलेगी, मतलब कि व्यक्तिवादिता, मतलब अपने मन से जो आ रहा है वो लिख रहे, किसी का कोई दबाव नहीं है। दूसरी बात, परंपरागत रूढ़ियों का विरोध किया इन्होंने, अपनी कविताओं में उनको नहीं स्थान दिया। तीसरी विशेषता है अनुभूति की अनिवार्य चिन्हता, मतलब जो अनुभूति करते थे उसी को एक प्रकार से काव्य में अनिवार्य समझते थे और उसी को काव्य में स्थान देते थे। चौथी बात इन्होंने, मतलब इन लोगों ने करी रीति मुक्त काव्य के कवियों ने, कि संयोग के वर्णन में सजीवता इनके दिखाई पड़ती। चूँकि जितने भी कवि हैं घनानंद, ठाकुर, बोधा, आलम, दिसदेव, इन सभी का कहीं ना कहीं पे दिल जरूर टूटा था, और दिल टूटने के कारण से क्या हुआ कि इन्होंने वियोग को झेला है, संयोग को झेला है, खास करके वियोग को ही झेला, इसीलिए संयोग में सजीवता है और वियोग वर्णन अधिकतर मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। प्रेमिका सौंदर्य का वर्णन भी आपको यहाँ पर खूब मिलेगा, जैसे सुजान हित, सुजान के बारे में घनानंद इतना लिखते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। आलम को आप देख लीजिए, ठीक है, तो प्रेमिका का सौंदर्य वर्णन खूब अच्छे तरीके से करते हैं, और प्रेम में एक निष्ठता और विश्वास है। घनानंद जब सुजान जो है उससे ब्रेकअप कर लेती है, मतलब क्या होता है कि मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में शायद ये घनानंद थे, तो वहीं पर सुजान नामक वेश्या रहती थी एक, तो वो दोनों लोग साथ में रहते थे, और जो घनानंद थे वो गाते थे और मतलब लिखते थे। तो राजा के सामने बहुत सारे मंत्रियों ने कहा कि घनानंद बहुत अच्छा गाते हैं, तो
राजा ने कहा कि भाई हाँ घनानंद गाना सुनाओ। तो घनानंद ने क्या किया, कहा कि नहीं राजा साहब मैं नहीं सुनाऊंगा, मतलब कि वो कहे नहीं नहीं मैं नहीं गा पाता हूँ, इस प्रकार से मतलब मना किया कि मैं गाऊंगा नहीं सभा के बीच में। वैसे अकेले में गाया करते थे, एक आध दो लोगों को सुनाया करते थे। लेकिन एक बात था कि अगर सुजान कहती तो गा देते थे, ये सुजान को सुनाते थे गाना वाना। तो जो है दरबारियों ने कहा कि साहब, राजा से कहा कि राजा साहब अगर आप सुजान से बुलवाएंगे तो शायद ये गा देंगे। सुजान को बुलाया गया और सुजान जो है वो कहीं जो है इनसे घनानंद से कि अरे गाइए, आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको मतलब बताया सुजान ने। जब सुजान की वाणी को सुना घनानंद ने तो बहुत मुग्ध हो गए और बहुत प्रेम भी करते थे, आंतरिक प्रेम उनका प्रबल था, एक तरफा प्रेम था, बहुत भयंकर प्रेम करते थे, मतलब अच्छा प्रेम करते थे। और सुजान करती थी या नहीं करती थी ये उतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ सुजान भी कुछ ना कुछ उनको प्रेम किया करती थी। तो घनानंद जो थे उन्होंने गाया, जब सुजान ने कहा तो घनानंद ने खूब अच्छे तरीके से गाया। तो इस बात से क्या हुआ कि राजा को थोड़ा सा क्या हो गया, अपनी ईगो, राजा का ईगो हर्ट हो जाता है। राजा सोचते कि भाई ये वैश्या बोल दी, नर्तकी बोल दी तो ये गा रहे हैं और मैं बोल रहा था तो ये गा नहीं रहे थे। तो राजा ने इसमें अपना अपमान समझा और घनानंद को दरबार से बाहर जाने को कहा, मतलब घनानंद को यहाँ से दरबार से कि निकल जाओ, तुम जो है बहुत ऐसे हो, मतलब गाना सुनने के बाद में। तो क्या हुआ कि घनानंद ने तुरंत कहा कि सुजान से कि सुजान चलो, और क्या राजा वाजा के यहाँ वैसे भी मैं नहीं रहता हूँ और क्यों रहूँगा। तो सुजान का जैसे हाथ पकड़ा, कहा चलो। सुजान ने उनका हाथ छुड़वा दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, तुम जाओ। क्योंकि भाई देखिए राजा के दरबार में थी, सारी सुख सुविधाएं उसको मिल रही थी, तो क्यों जाएगी जो है घनानंद के साथ। खुद ही सोचिए, घनानंद बेचारे चले जाते हैं तो जब तो उनका दिल वहीं पर टूट जाता है घनानंद जी का। फिर वो एक प्रकार से इतना लिखते हैं सुजान के ऊपर, और सुजान के ऊपर पहले भी लिखा था, और सुजान के विरह में एक प्रकार से बहुत सारे काव्य उनकी आपको मिलेंगे। तो ये हैं घनानंद। ठीक है, आगे देखिए। समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतेंदु युग की 5 विशेषताएं बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भारतेंदु युग की कोई 5 विशेषताएं बताओ भाई, भारतेंदु युग की कोई 5 विशेषताएं। अच्छा, भारतेंदु युग की बात की जाए तो भारतेंदु युग जो है वो 1850 से शुरू होता है और 1900 ईस्वी तक चलता है। भारतेंदु युग को नवजागरण काल या पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु युग में ही नाटकों की शुरुआत होती है, हिंदी गद्य की शुरुआत होती है, खड़ी बोली में गद्य रचना होना प्रारंभ हो जाती है। भारतेंदु जी के नाम पर ही भारतेंदु युग पड़ा है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारतेंदु के कवियों में या भारतेंदु युग के कवियों में गिरधर दास, दिशदेव, सरदार, हनुमान, ये सब कवि आते हैं। प्रताप नारायण मिश्रा जी, अंबिका दत्त व्यास जी, राधा कृष्ण दास जी, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, सुधाकर द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये सब भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। तो आपसे अगर पूछे भारतेंदु युग के किन्हीं 5 रचनाकारों के नाम लिखें तो भी आप बता सकते हैं, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, पंडित प्रताप नारायण मिश्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, कोई भी नाम आप बता सकते हैं। ठीक है, विशेषता पूछी गई है और भी 5 विशेषताएं। पहली विशेषता क्या हुआ कि चूंकि रीतिकाल के बाद में ही आता है भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग में श्रृंगारिकता जरूर मिलेगी। चूंकि जो श्रृंगारिकता रीतिकाल में है वो श्रृंगारिकता से पीछा जो है भारतेंदु युग के कवि भी नहीं छुड़ा पाए, तो श्रृंगारिकता कवियों में आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा भाषा जो थी वो ब्रज भाषा का प्रयोग अभी भी जो है कविताओं में हो रहा था, लेकिन खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा था। किसमें? खड़ी बोली का जो है गद्य में प्रयोग हो रहा था, क्योंकि गद्य का विकास भी भारतेंदु युग तक आते आते हो जाता है। दूसरी बात, भारतेंदु के कवियों की विशेषता ये है कि भक्ति भावना भी इनमें है, चाहे वो राष्ट्र भक्ति की बात की जाए और चाहे वो भगवत भक्ति की बात की जाए, तो वहाँ पर भी में आपको मिलेगा। तीसरी विशेषता है भारतेंदु के कवियों की, प्रकृति का चित्रण करते हैं, प्रकृति के बारे में बताते हैं, नेचर के बारे में बताते हैं, नेचर ब्यूटी पर एक प्रकार से तर्क देते हैं और अच्छे तरीके से लिखते हैं। चौथी बात है समस्या पूर्ति की बात करते हैं। समस्या पूर्ति का मतलब क्या होता है कि 1-2 लाइन का दोहा होता है या 2-4 लाइन का दोहा, या मान लेते हैं कि 4 दोहा, मतलब 2 दोहा लिखा, 4 लाइनें हो गई, तो शुरुआती 2 लाइनों में एक प्रश्न छिपा हुआ है और लास्ट की 2 लाइनों में उसका उत्तर है। या एक ही दोहा है तो उसकी जो पहली लाइन है वो प्रश्न करती है और दूसरी लाइन जो है वो उसका उत्तर देती है, इसी को बोलते हैं समस्या पूर्ति। ठीक है, इसके अलावा अगली विशेषता है 5वीं, आप लिख सकते हैं, राजभक्ति और देशभक्ति की भावना यहाँ पर खूब थी। क्योंकि जब 1857 में क्रांति होती है
1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, तो उस समय आप देखते हैं समाज का एक प्रकार से किस तरीके से रवैया बदल जाता है और समाज एक प्रकार से बदल सा जाता है, पूरी सामाजिक स्थितियाँ ही, सामाजिक परिवेश ही बदल जाता है। और जब सामाजिक परिवेश बदलता है तो आपको बता दूं कि साहित्य की प्रवृत्तियों में भी हेर फेर होता है, साहित्य भी बदलता है, चूँकि साहित्य ही समाज का मतलब समाज जो होता है साहित्य का दर्पण होता है, तो समाज में जब परिवर्तन होगा तो साहित्य में भी परिवर्तन होगा। वही परिवर्तन आपको मिलेगा जो है भक्ति काल में आते आते राजभक्ति और देशभक्ति की भावना यहाँ पर आकर जो है इसमें प्रबल हो जाती है। अंग्रेज़ों के प्रति एक प्रकार से थोड़ा थोड़ा रुष्टपन आपको दिखने लगता है। छठी विशेषता भारतेंदु युग की ये है, समकालीन राष्ट्रीय चेतना की प्रमुखता आपको यहाँ पर दिखेगी, क्योंकि यहाँ तक लोगों को लगने लगा कि भारत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटा हुआ, भारत एक है, और इस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना यहाँ से प्रबल होने लगी। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मोल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कुसूल, भारतेंदु स्वयं कहते हैं इस बात को। राष्ट्रीय सामाजिक समस्याओं का चित्रण करने लगते हैं अपने काव्य में लोग, ठीक है। इसके अलावा व्यंग्य की प्रधानता है इन कवियों में। इसके अलावा जन जागरण और विद्रोह का आवाहन करते हैं। तो इस प्रकार से ये सब कई विशेषताएं हो गई भारतेंदु युग की। इसके बाद में आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छठा नंबर प्रश्न है, छायावाद की समय सीमा बताएं। छायावाद की समय सीमा की बात की। अच्छा, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग के बाद में कौन सा युग आता है? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 तक चलता है द्विवेदी युग, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। द्विवेदी युग को जागरण काल या जागरण सुधार काल या राष्ट्रीय आंदोलन का युग भी कहा जाता है। और इसमें आप देखते हैं द्विवेदी युग के कवियों में खास करके महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ा है द्विवेदी युग, ये बात ध्यान रखिएगा। और द्विवेदी युग में मैथिली शरणगुप्त और बहुत सारे कवि और भी आए हैं जिन्होंने लिखना प्रारंभ किया है, खास करके जो है और भी तमाम सारे कवि रहे हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कुछ मात्रा में इस द्विवेदी युग से जुड़े हुए रहे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो कविताएं नहीं लिखते थे, तो वो गद्य में चले जाते हैं, ठीक है। प्रेमचंद भी आप देखते हैं इसी समय के आपको मिलेंगे, इस समय भी कुछ लिख रहे थे वो भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे लेकिन वो कविताएं नहीं लिख रहे थे, वो गद्य में थे। तो द्विवेदी युग में आप देखते हैं मुख्य रूप से द्विवेदी युग जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा हुआ है। और इसमें आप देखते हैं कि मैथिली शरणगुप्त के काव्य बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखे जा रहे थे, ठीक है। तो द्विवेदी युग 1900 से लेकर के 1918 तक रहा। और फिर उसके बाद में, अच्छा, इसमें किस प्रकार के काव्य लिखे जा रहे थे? इतिवृत्तात्मक प्रवृत्ति के, यानी खूब विस्तार से, इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है खूब विस्तार से किसी काव्य को लिखना, ठीक है। तो खूब विस्तारवादी शैली में काव्य लिखे जा रहे थे, महाकाव्य भी लिखे जा रहे थे, नैतिकता और आदर्श का आग्रह भी आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। मतलब पुराने मान्यताओं को फिर से जीवित करने का प्रयास मैथिली शरणगुप्त और अन्य कवियों के द्वारा किया जा रहा था। इसके अलावा प्रकृति के प्रति प्रेम भाव भी दिखाया गया, ठीक है। इसके अलावा देश दशा का वर्णन भी इस समय किया जा रहा था कविताओं के माध्यम से। अतीत का गौरव गान खूब बढ़ा चढ़ा करके अतीत के बारे में बताया जा रहा था, अतीत के गौरव गाथा की जा रही थी, ताकि वर्तमान जनता जो एक प्रकार से अपना अतीत भूल चुकी है वो अपने अतीत को पढ़े, जाने, समझे, और उसके हिसाब से जब अपने अतीत को जानेगी तो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में, उनको खदेड़ने में बड़ी भूमिका होगी। राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद करते हैं द्विवेदी युग के कवि। तो ये सब विशेषताएँ आप द्विवेदी युग में लिख सकते हैं। छायावाद की समय सीमा की अगर बात करें तो द्विवेदी युग के बाद जो आता है वो आता है छायावाद। छायावाद की अगर बात की जाए, छायावाद जो है, छायावाद का समय सीमा कहाँ से कहाँ तक है भाई? छायावाद जो है 1918 में प्रारंभ होता है और 1936 तक छायावाद की समय सीमा होती है। छायावाद खास करके हिंदी कविता में कलात्मक उत्कर्ष का युग माना जाता है। छायावाद हिंदी कविता में स्वर्णकाल भी आप मान सकते हैं आधुनिकता में हिंदी कविता का, ठीक है, छायावाद। और छायावाद में आप देखते हैं एक साथ ही कविता के कथ्य और शिल्प संबंधी परंपरागत जो मानदंड थे कि यही इसी पर कविताएं करनी है, वो सारे चकनाचूर हो जाते हैं। एक नई विचारधारा, एक नए तरीके का काव्य आपके समक्ष आता है। और लगभग आप देखते हैं सबसे पहले मुकुटधर पांडे जी ने शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 लेख प्रकाशित कराए थे, जिसमें उन्होंने छायावाद की विशेषताओं को व्यक्तिकता, स्वतंत्रता और रहस्यवादिता, विचित्र प्रकाशन नीति और अस्पष्टता, कल्पनाशीलता, ये सभी प्रवृत्तियाँ बताई छायावाद की है। और सरस्वती पत्रिका के जून 1921 के अंक में सुशील कुमार ने अपने संपादक थे उस समय, संपादक, तो संपादक लेख में उन्होंने छायावादी कविता को टैगोर स्कूल की चित्रकला के समान अस्पष्ट बताया।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सुख बिंकिकर नाम से मई 1927 में सरस्वती में आजकल के हिंदी कवि और कविता शीर्षक से लेख लिखा। तो छायावाद से लोगों का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं जो है अन्यंत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहनी चाहिए, ऐसा मानते हैं लोग। कुल मिलाकर के छायावाद का विरोध भी लोगों ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी छायावाद का उतना ज़्यादा समर्थन नहीं कर पाते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि छायावाद की कविता की पहली दौड़ तो बंग भाषा की रहस्यात्मक कवियों के सजीले और कोमल मार्ग पर हुई, पर उनके कविताओं की बहुत कुछ गतिविधि अंग्रेजी वाक्य खंडों के अनुवाद द्वारा संगठित लेख और अंग्रेजी वाक्यों से परिचित हिंदी कवि सीधे अंग्रेजी से ही तरह तरह के लाक्षणिक प्रयोग लेकर के उनके ज्यों के त्यों अनुवाद जगह जगह अपनी रचनाओं में जड़ने लगते हैं। कुल मिलाकर के जो छायावाद है हिंदी साहित्य में, उसका समर्थन जो है वो ज़्यादा नहीं प्राप्त होता है। कई आलोचकों के निशाने पर रहा है छायावाद, क्योंकि छायावाद में कहा कुछ और ज़्यादा था, उसका मंतव्य होता कुछ और था। छायावादी कविताओं की अगर आप पढ़ेंगे तो उसकी व्याख्या करने में भी आपको कठिनाई इसलिए महसूस होती है क्योंकि उसमें छाया आपको दिखती है कि मतलब कि वास्तविकता से थोड़ा अलग की बात हो रही है, व्यक्तिकता की बात हो रही है। यहाँ पर व्यक्तिकता का आग्रह किया गया। जैसे आप प्रसाद को देखेंगे, वो अपनी विरह के माध्यम से समाज की विरह को सामने ला रहे हैं। निराला को देखिए, पूरा जीवन ही दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज तक जो नहीं कि निराला। महादेवी वर्मा को आप देखिएगा, मैं नीर भरी दुख की बदली क्रंदनों में चिर निस्पंद बसा नयनों में दीपक से जलते पलकों पर ने झरड़ी मचली। तो ये है महादेवी जी। पंत जी प्रकृति के बारे में लिख रहे, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। छायावाद की दुर्गा कही जाती है महादेवी वर्मा, ठीक है। छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं प्रसाद, छायावाद के महेश कहे जाते हैं निराला, छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं पंत, ठीक है। तो इस प्रकार से अब छायावाद के 4 स्तंभ हैं और इन्हीं 4 स्तंभों में एक प्रकार सारी चीज़ें हो रही थी। कुल मिलाकर के इसकी कई सारी विशेषताएं। छायावाद की पहली विशेषता है व्यक्तिकता का आग्रह किया जा रहा था, मतलब कि सब अपने अपनी बातों को या कभी लोग अपनी बातों के माध्यम से समाज की बातों को दिखाना चाह रहे थे। दूसरी बात, प्रकृति के प्रति प्रेम भाव यहाँ पर आपको दिखेगा। तीसरी बात है कि जिज्ञासा और रहस्य भावना यानी रहस्यात्मकता आपको यहाँ पर भी आपको दिखेगी। जो कबीर की रहस्यवादी भावना है वो आपको छायावादी कवियों में भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा चौथी बात है अतिशय कल्पनाशीलता और वायवीयता, मतलब खूब ज़्यादा कल्पना कर कर के और जो है कविताओं को लिखा गया। पांचवी बात, दुख वेदना और करुणा की अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। इस करुणाकलित हृदय में बिकल रागनी बसती, ठीक है। ये प्रसाद कह रहे हैं स्वयं। प्रसाद देशभक्ति की बात करते हैं कि अरुण यह मधुमय देश हमारा। प्रसाद एक तरफ कामायनी भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ अरुण यह मधुमय देश हमारा भी लिख रहे हैं नाटकों के माध्यम से। गीत नाटकों में भी उनके छोटे छोटे गीत हैं, उन्हीं में से एक गीत है ये। पलायन और अतीत के प्रति मोह है। नारी के प्रति नवीन दृष्टि ये लोग अपनाते हैं और कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पकतल में, नीर स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इस प्रकार की भावना छायावादी कभी नारियों के प्रति दिखाते हैं। नारी का एक प्रकार से उत्कृष्ट रूप सामने आया है, अच्छा रूप सामने आया है। प्रेम का उदात्त रूप हमारे समक्ष आया, मतलब प्रेम की बहुत ज़बरदस्त तरीके से व्याख्या करते हैं। रहस्यवादी भावना या सौंदर्य दृष्टि डालते हैं प्रेम के मामले को लेकर के। इसके अलावा सर्वात्मवाद और मानवतावाद के पक्षधारी हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण और सामाजिक चेतना के कवि रहे हैं छायावाद के कवि। लाक्षणिकता का भी प्रयोग करते हैं। मुक्त छंद का आरंभ भी निराला लोग कर देते हैं। बिंबात्मकता और चित्रमयता भी इनके कवियों में आपको मिलती। बिंबात्मकता का मतलब होता है कि जब आप कविताओं को पढ़ेंगे तो आपके मन में एक दिमाग, मतलब एक कविताओं बिंबात्मकता जो होती है, इसका मतलब होता है बिंब, एक प्रतिबिंब बन जाना। जैसे कविता आप पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में वो कविता जो पढ़ रहे हैं, जो कहानी है वो चल रही है, सीन एक प्रकार से आपके दिमाग में। जैसे कि मैं कविता बोलूं कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग खिले हों ज्यों बिजली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मतलब जो है छायावाद की ही कविता है, जो है कामायनी की है, उन्होंने लिखा है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं कि खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ठीक है। तो
या कौन हो तुम बसंत के दूध बिरस पतझड़ में अति सुखान। जैसे पतझड़ का नाम सुना तो पत्ते गिरते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और मृदुल अध खुला अंग, एक खुला खुला अंग आपको नीले परिधान के बीच में यानी नीले कपड़े के बीच में दिख रहा होगा। मतलब ऐसे जैसे कोई चीज़ कहते हैं, कोई कविता पढ़ रहे तो उसकी बिंब आपके दिमाग में छपे, तो बिंबात्मकता भी यहाँ के कवियों में दिखेगी। प्रतीकात्मकता, खूब ज़्यादा प्रतीक शब्दावली की बात हुई है यहाँ पर। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है छायावाद, डॉक्टर नगेंद्र भी इस बात को कहते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण और सामाजिक चेतना का कवि मतलब कि काव्य रहा है छायावाद का। तो ये रहा छायावाद के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। सातवां प्रश्न आप देखेंगे, सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। नई कविता और समकालीन कविता के बारे में कुछ बताएं। नई कविता और समकालीन कविता की अगर बात की तो छायावाद के बाद में आता है प्रगति, फिर आता है प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद में के बाद में आता है आपका कौन सी कविता? प्रयोगवाद के बाद में आपकी कविता आती है नई कविता। नई कविता की बात की जाए तो इसका आरंभ जो होता है 1951 से प्रारंभ होता है, दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन से। दूसरे तार सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्रा जी, शाकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास जी, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, इन सभी की कविताएं संकलित थीं। और आपको बता दूं आगे जो थे वो तार सप्तकों के संपादक थे। 7 कवियों का एक प्रकार से एक सप्तक हुआ करता था। सबसे पहला तार सप्तक 1943 में प्रकाशित होता है, जिसमें जहाँ से प्रयोगवाद की शुरुआत होती है। 1951 में दूसरा तार सप्तक, 1959 में तीसरा तार सप्तक प्रकाशित होता है। तीसरे तार सप्तक में कवियों में कुंवर नारायण सिंह, मतलब कुंवर नारायण केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्ययन और प्रयाग नारायण त्रिपाठी ये शामिल थे। दूसरा और तीसरा तार सप्तक के बीच के समय मतलब कि मुख्य रूप से अगर बोले तो 1951 से 1960 का जो समय रहा है, ये एक प्रकार से नई कविता का समय रहा है और नई कविता इसी को माना जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो नई कविता की विशेषताओं की अगर बात करें तो नई कविता में प्रश्न यही तो पूछ रहा, नई कविता के बारे में कुछ बातें बताएं या नई कविता की विशेषता है। तो नई कविता यही है। पहली बात तो नई कविता में सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया जा रहा था, जो समाज में चीज़ें चल रही थी उसको जैसा का तैसा बता दिया जा रहा था। दूसरी बात पारंपरिक मूल्यों का निषेध और अनास्था यानी कि मोहभंग आपको दिखाई पड़ेगा। पारंपरिक जो चीज़ें हैं, पारंपरिक जो कविता की शैली है उसके प्रति मोहभंग दिखाई पड़ेगा, उसको नहीं मानते थे। आज़ादी के प्रति मोहभंग है, स्वतंत्रता के प्रति मोहभंग है। इसके अलावा इन कवियों में आप देखते हैं नई कविता के कवियों में कुंठा है, संत्रास है, अलगाववाद की भावना है, अकेलापन है, संशय है, अविश्वास है, जनता के प्रति भी अविश्वास दिखाते हैं और जनता के सेवकों के प्रति यानी नेताओं के प्रति अविश्वास है। नेताओं को खरी खोटी भी सुनाते हैं, उनका खुल करके विरोध करते हैं, किसी प्रकार का कोई डर कोई संशय नहीं करते हैं। इसके अलावा चौथी बात है आज़ादी की व्यर्थता का बोध, यानी आज़ादी पर तंज कसते हैं, आज़ादी पर व्यंग करते हैं नई कविता के कवि कि आज़ादी मिली हमको तो किससे आज़ादी मिलनी चाहिए। अंग्रेजों से केवल आज़ादी मिल जाने को केवल आज़ादी बोलेंगे, यहाँ पर जाति व्यवस्था से आज़ादी की बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था से ज़्यादा आज़ादी की बात करते हैं, यहाँ पर वो छुआछूत से आज़ादी की बात करते हैं, वहाँ पर वो पूंजीपति और सर्वहारा की बात करते हैं, वर्ग संघर्ष की विचारधारा। चूँकि नई कविता और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सभी पर कहीं ना कहीं पे मार्क्सवाद का और मनोविश्लेषणवाद का गहरा प्रभाव आपको दिखेगा। खास करके अज्ञे वगैरह पर तो बहुत ज़बरदस्त प्रभाव रहा मनोविश्लेषणवाद का, ठीक है। प्रगतिवादी कवियों में मार्क्सवाद का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त रहा। तो असहज जीवन चित्रण करते थे ये लोग, मतलब कि एक प्रकार से खुल करके हर एक चीज़ को बता देते थे, जैसा होए वैसा वर्णन करते थे, किसी प्रकार का कोई लोक लाज या इन सभी से परे रचनाएं लिखते थे। भविष्य के प्रति आशा और विश्वास रखते हैं, ठीक है, लेकिन जो बीत गया है उसके प्रति इनमें एक प्रकार से अनास्था है, ठीक है। संघर्षशीलता और एक प्रकार से लगातार इनके दिमाग में तमाम प्रकार की विचारधाराएं चलती हैं और उन्हीं एक वैचारिक कविता बोल सकते हो नई कविता को, ठीक है। तो ये है नई कविता। नई कविता के बाद में आती है जनवादी कविता। जनवादी कविता मतलब समकालीन कविता जिसको आप कहते हैं, जो आज की कविता है उसी को जनवादी कविता या जो 60 जो है आज के एक प्रकार से मतलब 1960 के बाद जो कविताएं लिखी गई उसी को बोलते हैं खास करके समकालीन कविता। समकालीन कविता खास करके इसमें आम आदमी का चित्रण किया जाता था, सामाजिक विद्रूपताओं और विसंगतियों का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा तीसरी बात वर्गीय दृष्टिकोण यहाँ पर अपनाया गया। चौथी बात व्यवस्था के दमन और तानाशाही का चित्रण किया गया, मतलब जो शासन था शासन का विरोध किया गया, ठीक है।
और संघर्ष और क्रांति का उद्घोष किया गया। प्रेम के प्रति नया दृष्टिकोण यहाँ पर आता है। आज़ादी, लोकतंत्र, संविधान और कानून के खोखलेपन का उद्घाटन आपको जो है समकालीन कविता में आपको दिखेगा। सामंती मूल्यों, खास करके ईश्वरीय सत्ता और अंधविश्वासों को नकारा गया यहाँ पर आकर के, समकालीन कविता में कवियों ने नकारा उसको, ठीक है। और क्रांति का आह्वान करते हैं और एक प्रकार से मतलब कोई भी सरकार के प्रति भी विद्रोह की भावना यहाँ पर आपको दिखेगी। सरकार के प्रति मोहभंग, स्वतंत्रता के प्रति मोहभंग, लोकतंत्र के प्रति मोहभंग, संविधान के प्रति मोहभंग, कानून के प्रति मोहभंग, मतलब ये सब खोखला दिखावा है। एक कवि तो कहते हैं कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र जो है उस बाल्टी की तरह है जिसमें आग लिखा है लेकिन उसमें बालू भरी है। तो आप देखते हैं कि बड़े बड़े अस्पतालों में बाल्टियां टांगी होती हैं और लाल लाल कलर की बाल्टियां होती हैं और उस पर बालू लिखा, मतलब उस पर आग लिखा होता है, लेकिन जब आप उसके अंदर देखते हैं तो बालू है। यानी लोकतंत्र ठीक उसी प्रकार से भारत में है कि मात्र लोकतंत्र नाम का लोकतंत्र है, बाकी तानाशाही ही चलती है नेताओं की। ऐसा समकालीन कविता के कवियों में आपको देखने को मिलेगा, मतलब खुल करके विरोध करते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया नई कविता और समकालीन कविता। 8वां प्रश्न है, राम भक्ति काव्य की 5 विशेषताएं बताइए। राम भक्ति काव्य की 5 विशेषताएं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राम भक्ति काव्य की 5 विशेषताएं। राम भक्ति काव्य की 5 विशेषताओं की अगर बात की जाए तो राम भक्ति काव्य के मुख्य रूप से हिंदी साहित्य में कौन एक प्रकार से मुख्यतया रहे हैं विद्वान, उनका नाम है तुलसीदास जी। तो राम भक्ति काव्य की अगर बात की जाए तो तुलसीदास तो रहे हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेमाश्रयी शाखा के रहे हैं, प्रेमाश्रयी निर्गुण भक्ति शाखा, और ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्ति शाखा के कबीरदास रहे हैं, ठीक है। तो राम भक्ति शाखा की बात करें तो तुलसीदास जी मुख्य रूप से आते हैं। जो तुलसीदास की एक प्रकार से भक्ति भावना है वही भक्ति भावना राम भक्ति काव्य की है, या जो प्रवृत्ति राम भक्ति काव्य की है तुलसीदास की भी है, ठीक है। तो राम भक्ति काव्य की विशेषताओं की अगर बात की तो पहली विशेषता आप लिखेंगे भक्ति की प्रधानता है। सबसे पहली बात भक्ति, नवधा भक्ति की बात तुलसीदास जी करते हैं। दूसरी बात राम की सर्वव्यापकता है कि राम सब जगह व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं, ऐसा तुलसीदास जी स्वीकार करते हैं और राम भक्ति काव्य में बताया गया है। तीसरी बात लोक मंगल की भावना है। लोक मंगल की भावना बात करते हैं तुलसीदास जी कि राम लोक मंगल की भावना या लोक कल्याणकारी पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादावाद की बात की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा आलोचना और दीनता का प्रदर्शन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। सगुण और निर्गुण का स्वरूप भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तुलसीदास कहते हैं कि अगुण सगुण नह कछु भेदा, गावह श्रुत पुराण बुध वेदा, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। मतलब सगुण और निर्गुण को लेकर के जो विवाद था उस विवाद को तुलसीदास एक प्रकार से खत्म करने का काम करते हैं। तुलसीदास में समन्वय की विराट चेष्टा, चाहे वो नर और नारायण के समन्वय की बात करते हों, चाहे वो सगुण और निर्गुण के समन्वय की बात करते हों, चाहे वो एक प्रकार से और भी चीज़ों की बात करते हो, चाहे वो एक प्रकार से भक्ति और काव्य की बात करते हों, हर एक चीज़ में वो समन्वय का काम करते हैं। जीव और ब्रह्म में समन्वयवाद की बात करते हैं। वो कहते तुलसीदास जी की ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाई, ठीक है। तो लोक मंगल की भावना भी करते हैं। कहते हैं कि भाषा भनित भूति भल सोई, सुर सर सम सब कर हित कोई, लोक मंगल की भावना, ठीक है। श्रृंगारिकता और सौंदर्य चित्रण भी तुलसीदास करते हैं, राम भक्ति शाखा के कवि करते हैं। तत्कालीन समाज का चित्रण भी उस समय से हो जाता है। तो ये और एक प्रकार से तुलसीदास के काव्य में और भी आप चीज़ें देखेंगे। तो ये सब विशेषताएं हैं राम भक्ति शाखा की जो मैंने आपको बताई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताओं की अगर बात की तो वहाँ से भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताओं में जैसे जहाँ पर तुलसीदास लोक मंगल की बात करते हैं वहीं पर कृष्ण भक्ति कवि के जो सूरदास जी हैं वो लोक रंजक की बात करते हैं, ठीक है। निर्गुण ब्रह्म का विरोध करते हैं सूरदास या कृष्ण भक्ति कवि जो हैं वो निर्गुण ब्रह्म का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि अभिगत गति कुछ कहत न आवे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावें। ये एक प्रकार से बताते हैं। तो इस प्रकार से बताते हैं, मतलब जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसी के पैरेलल आप देखते हैं निर्गुण ब्रह्म भी चल रहा है। निर्गुण और सगुण में कृष्ण भक्ति शाखा एक प्रकार से राम भक्ति शाखा से पहले आती है।
हिंदी साहित्य में, तो वहाँ पर एक प्रकार से द्वंद्व है। वहाँ पर एक प्रकार से किसका द्वंद्व है? सगुण और निर्गुण का द्वंद्व है कृष्ण भक्ति काव्य में। लेकिन राम भक्ति काव्य में आते थे तुलसीदास जो है समन्वय की विराट चेष्टा रखते हैं और सभी को सम्मानित कर देते हैं। बाल वर्णन की प्रधानता है, आप देखेंगे कृष्ण भक्ति कवियों में। इसके अलावा कृष्ण भक्ति कवियों में और आप अगर आगे देखेंगे तो श्रृंगार रस के अंतर्गत सौंदर्य वर्णन की प्रमुखता भी दिखाई गई है। वात्सल्य रस की प्रधानता है। सूर्यदास को वात्सल्य का सम्राट भी कहा जाता है। भक्ति की महत्ता भी यहाँ पर भी बताई गई है कृष्ण भक्ति काव्य में। तो ये अच्छा, कृष्ण भक्ति काव्य में खास करके वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, उन्होंने अष्टछाप के कवियों का संग्रह किया था। उसमें 8 कवि थे। एक तो सूरदास जी थे, कुंभन दास थे, एक परमानंद दास थे, एक कृष्णदास थे, एक छीस स्वामी थे, गोविंद स्वामी थे और चतुर्भुज दास थे और एक नंददास थे। ये 8 कवि थे, जो कि 4 कवि वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि जो थे वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। और ये 8 कवि मिलकर के जो कि कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड हैं, उनका एक संग्रह बनाया था विट्ठलनाथ ने, गोस्वामी विट्ठलनाथ थे। वल्लभाचार्य कौन है? वो सूरदास जी के शिष्य, मतलब सूरदास जी के गुरु हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और वल्लभाचार्य के पुत्र ही थे विट्ठलनाथ। तो ये हो गए भाई राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा। अगला प्रश्न 9वां नंबर, निर्गुण संत धारा के किन्हीं 5 कवियों के नाम लिखिए। निर्गुण संत काव्य धारा के किन्हीं 5 कवियों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निर्गुण संत काव्य धारा की अगर बात की जाए तो निर्गुण में नाम किसका आता है? सबसे पहली बात, संत काव्य धारा में बात करें तो कबीर का नाम आता है। और निर्गुण की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई भाई? निर्गुण संत काव्य धारा की विशेषताओं में सबसे पहली बात आपको बताऊं तो भक्ति में 4 विशेषताएं। भक्ति काव्य में एक तो निर्गुण मार्गी धारा है, एक सगुण मार्गी धारा है। निर्गुण में 2 है, ज्ञानाश्रयी, एक प्रेमाश्रयी। सगुण में 2 है, कृष्ण भक्त शाखा, एक राम भक्त शाखा। तो राम भक्त शाखा कृष्ण भक्त शाखा के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ज्ञानाश्रयी के बारे में यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। संत काव्य धारा मतलब ज्ञानाश्रयी। ठीक है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा में मुख्य रूप से कबीरदास सर्वोपरि हैं। और कबीरदास के अलावा गुरु नानक, धर्मदास, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, ये सब जो है इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इसकी विशेषताओं की अगर बात की जाए, 5 कवियों के नाम आपसे पूछा जा रहा है ना, तो यही 5 कवि आपके हो गए। गुरु नानक, धर्मदास, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, ठीक है, कबीरदास या जम्भदास, सिंगा, रज्जब, बाबरी साहिबा, सदना, बेनी, पीपा, सेना, धन्ना, अंगद, शेख फरीद, भीषण, बीरभान, ये सब जो है ये सब निर्गुण संत काव्य धारा के ही कवि हैं। विशेषता क्या है इसका, मतलब इस काव्य की कि गुरु को महत्व दिया जाता है। तुलसीदास मतलब को कबीरदास कहते हैं गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरापनो गोविंदियो बताए। ठीक है, नाम स्मरण पर भी बल देते हैं तुलसीदास, मतलब कबीरदास जो है नाम स्मरण पर भी बल देते हैं और राम राम कहने पर बल देते हैं। तीसरी बात है निर्गुणोपासना भी ये लोग करते हैं कि निर्गुण राम जपहु रे भाई, अभिगति की गति लखी न जाई, 4 वेद जाके सुमृत पुराना, 9 व्याकरणा मरम न जाना। मतलब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस केवल राम नाम को जानता हूँ। और तुलसीदास भी वही कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ठीक है, रहस्यवादी दृष्टि है, प्रेम की प्रमुखता है, पोथी ज्ञान की उपेक्षा की गई है, लोक ज्ञान का महत्व बताया गया है। कहा गया कि पढ़ पढ़ के पाथर भये, लिख लिख भये जो ईंट, कहे कबीरा प्रेम का एको छुए ना छीट, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। धार्मिक पाखंडों और ऊंच नीच की भावना का विरोध भी निर्गुण संत काव्य धारा के कवि करते हैं। कहते हैं कि जो तू बाभनी जाया, तो आन बाट हवे काहे न आया, जो तू तुरक तुरकानी जाया, तो भीतर खतना क्यों न कराया। इस प्रकार से बहुत गहरा तर्क और बहुत ऐसा तर्क देते हैं कि उस समय जो मौलवी और पंडित थे वो बहुत ज़्यादा इनसे गुस्साए हुए रहते थे, क्योंकि ये किसी भी धर्म की बुराइयों पर ऐसा तंज कसते हैं कबीरदास। और कबीरदास की ये बात बड़ी अच्छी लगती, क्योंकि ये विदेशी कवियों से भी आगे हैं तंज कसने में, क्योंकि विदेशी कवि डरते थे और चर्च वर्च का विरोध करने पर फांसी की सज़ा लोग दे देते थे। लेकिन भारत में क्या था, भारत में कबीरदास जैसे, भारत में अगर कबीरदास विदेश में या पाश्चात्य जगत में होते तो वो शायद जिंदा ना बचते, लेकिन भारत में थे, इसीलिए एक प्रकार से वो ऐसा कर रहे थे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से खुल करके विरोध करते हैं। और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को मिर्ची भी लगती होगी, मतलब जो धर्म के अनुयायी हैं बहुत ज़्यादा, जो एक प्रकार से आडंबरों को भी एक प्रकार से उतना ज़्यादा चीज़ों को बताते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनैतिक चीज़ें उसको उस पर भी तर्क करने के लिए बैठ जाते हैं, उनके ऊपर कबीरदास बड़ा तर्क देते हैं। लेकिन कबीरदास के सारे तर्क बिल्कुल आप सही भी नहीं मान सकते, कुछ तर्क उनके उतने सही नहीं जितने, मतलब लेकिन बहुत सारे तर्क कबीरदास के बहुत ज़बरदस्त तर्क हैं। ठीक है,
तो कबीर सगुण उपासना भी करते हैं, क्योंकि एक तरफ वो घट घट बासी राम की बात करते हैं कि कबीर कहते हैं कि राम हर एक जगह विद्यमान है, तो फिर सगुण और निर्गुण का समन्वय कबीर भी करते हैं एक तरफ से अगर देखें तो। आम आदमी की दीन दशा का वर्णन करते हैं कबीर, ठीक है। तो ये होगा निर्गुण संत काव्य धारा की विशेषता। 10वां प्रश्न है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की समान विशेषताएं बताइए। तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की समान विशेषताएं उसमें मैंने आपको शायद नहीं मतलब कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद जो है वो छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की अगर बात की जाए तो प्रगतिवाद की शुरुआत प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है, उसी के खास करके सोवियत संघ में सोवियत लेखक संघ की स्थापना होती है 1934 में। 1935 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवाद और फासिज्म से संस्कृति की रक्षा हेतु समूचे विश्व के सांस्कृतिक कार्यकर्मियों के बीच संगठित होकर के वो एक प्रकार संस्कृति की रक्षा के लिए विश्व लेखक अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। उसमें भारत के भी लोग थे और खास करके भारत में आकर के 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना की जाती है, ठीक है। और मुंशी प्रेमचंद अध्यक्षता करते हैं उसकी। 9 से 10 अप्रैल को लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है और ऐतिहासिक सम्मेलन होता है। प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य नामक अपना महत्वपूर्ण भाषण इसमें पढ़ा, ठीक है। तो प्रगतिशील लेखक ये रहे। प्रगतिशील लेखकों की विशेषता ये रही है कि पहली विशेषता है प्रगतिवाद की, ये जन सामान्य की गरीबी एवं दुख दर्द का निवारण करते हैं लोग। चूँकि प्रगतिवाद में निराला का भी नाम आ जाता है, चूँकि छायावाद के बाद में निराला आते हैं आगे। तो निराला कहते हैं कि चाट रहे वे जूठी पत्तल कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ये गरीबी और दुख दर्द का चित्रण है कि गरीब बच्चे जो है वो रोटी के लिए तरस रहे हैं और रोटी उनके हाथ में है और कुत्ते भी एक प्रकार से उस रोटी के लिए एकदम से आस लगाए बैठे हैं कि अभी वो हमको देगा, ठीक है। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। युवती की लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुफेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण, ये दिनकर कहते हैं। तो इस प्रकार से एक ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे दुख दर्द का वर्णन प्रगतिवाद में है जो कि एक प्रकार से असहनीय है। थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके भी चीज़ें बताई गई, लेकिन वास्तविक है कि 90% चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल यथार्थ बताई जा रही थी प्रगतिवाद में। दूसरी बात, शोषित वर्ग से सहानुभूति एवं श्रम की महत्ता है। वो एक प्रकार से जो वर्ग एक प्रकार से शोषित है, जो दबाया गया वर्ग है, उसको उसके उत्थान की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरी बात है यथार्थवादी दृष्टि अपनाई गई है। चौथी बात है परिवर्तन एवं साम्यवाद की आकांक्षा है। मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव है, ठीक है। राष्ट्रीय चेतना की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास है। शक्ति और संघर्ष पर बल देते हैं। दिनकर मुख्य रूप से प्रगतिवाद में एक फुल फॉर्म रूप में उभर करके सामने आते हैं, एक ओज के कवि के रूप में आते हैं दिनकर, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है प्रगतिवाद के बाद में आता है 1943 में आप देखते हैं, देखिए 1935 से आप देखेंगे 1935 से 1943 तक प्रगतिवाद। फिर 1943 में जो है अज्ञे का तार सप्तक प्रकाशित होता है, पहला तार सप्तक। और पहले तार सप्तक की अगर बात की जाए तो उसमें कौन कौन से कवि थे? मुक्तिबोध थे, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे। ये एक प्रकार से 7 कवि थे और इन्हीं कवियों के एक प्रकार से जो रचनाएं थी वो तार सप्तकों में प्रकाशित होती थी और यहीं से प्रयोगवाद की शुरुआत मानते हैं अज्ञे के, ठीक है। प्रयोगवाद का ही दूसरा नाम है नकेनवाद या प्रपद्यवाद। नकेन में 3 लोगों का नाम आता है। ना माने होता है नलिन बिलोचन शर्मा, का माने होता है केसरी कुमार और ना माने फिर होता है नरेश, यानी नकेनवाद 3 विद्वानों के अनुसार। तो इस प्रकार से ये है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद कोई विचारधारा नहीं है, खाली वाद विरोध या वाद निरपेक्षता की बात करता है, अस्तित्ववादी दृष्टि अपनाता है, कुंठा, निराशा, अनास्था, मृत्युबोध और पराजय का बोध इसमें आपको दिखाई पड़ता है। इसके अलावा दुख और पीड़ा को महत्व दिया गया है प्रयोगवाद में। क्षण जीवन मतलब क्षणवादी जीवन दृष्टि और नग्न यौन प्रतीकों व बिंबों का प्रयोग यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। खुल करके चीज़ें को बोला जा रहा है, बौद्धिकता और नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अज्ञे मुख्य रूप से प्रयोगवाद के मुख्य कवि के रूप में सामने आते हैं और अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी स्वीकार किए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को विस्तार से आप लोगों ने समझने का प्रयास किया है, ठीक है। आगे देखिएगा, केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंडवा के 200 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है।
तीव्र गति से आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो लगातार मैं आपको देता रहता हूं। तो आगे की देखिए पहली कविता है। अच्छा, इसमें केवल 5 प्रश्न करने हैं, उसमें व्याख्या भी है, मैं व्याख्या भी अभी समझा दूंगा आपको। देखिए आगे की काव्यगत विशेषताएं बताइए। आगे की काव्यगत विशेषताओं की अगर बात की जाए तो सच्चिदानंद हीरानंद व सेन अज्ञे जो हैं उनकी काव्यगत विशेषताएं आपसे पूछी जा रही हैं। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न। तो अज्ञे की अगर बात की जाए तो अज्ञे का जन्म कब हुआ था? प्रयोगवाद के प्रवर्तक है सबसे पहली बात। तार सप्तक के प्रवर्तक है। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद व सेन अज्ञे। 1943 ईस्वी में इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया है और वहीं से एक प्रकार से ये फेमस हो, मतलब आगे बढ़ते हैं। अज्ञे सबसे पहली बात इनकी आगे की विशेषता अहंगवादिता इनमें खूब ज़्यादा है। ये अस्तित्ववादी दर्शन में विश्वास रखते हैं। अस्तित्ववादी चिंतन की दृष्टि से अस्तित्ववादी व्यक्ति घोर व्यक्तिनिष्ठ होता है, अहंगवादी और स्वतंत्र चेतना वाला होता है। तो वो आपको इनके रचनाओं में दिखेगा। अहंगवादी विचारधारा को लेकर के अज्ञे कहते हैं कि तू अंतहीनता काल के लिए फलक पर टोंक दे, क्योंकि यह मांग मेरी 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 है कि प्राणों के। दूसरी तरफ ये अनावस्था से आस्था की ओर की बात करते हैं। तीसरी विशेषता है पीड़ा बोध की, चूँकि जन सामान्य की कठोर सामाजिक बंधनों, आर्थिक वैषम्य को एक प्रकार से अभेद दीवारों से टकरा करके अपने को पराजित मानते हैं, टूटा हुआ मानते हैं, खंडित और कुंठित समाज मतलब कि एक प्रकार से मानते हैं। कहते हैं अज्ञे की दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह ना जाने, किंतु जिनको मांझता है उनको यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। और अज्ञे के काव्य में आपको व्यंग्यात्मकता देखने को मिलेगी, व्यंग करते हैं अज्ञे, ठीक है। पांचवी बात है व्यक्तिवादिता इनमें आपको मिलेगी। छठी बात है प्रयोगशील कवि हैं अज्ञे, ठीक है। सातवीं बात है आत्म केंद्रित कवि हैं। फिर स्वानुभूति जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते, क्षणवाद, भोगवाद और दुखवाद की बात करते हैं। नए शैली शिल्प के कवि हैं अज्ञे। सत्य और अर्थ की खोज करते हैं अज्ञे। प्रणय चित्रण करते हैं अज्ञे। प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हैं अज्ञे। तो ये है अज्ञे की काव्य की विशेषताएं। दूसरा प्रश्न है पंत के प्रकृति वर्णन की विशेषताएं बताइए। सुमित्रानंदन पंत जो हैं प्रकृति के सुकुमार कवि हैं और इसीलिए प्रकृति वर्णन की विशेषताएं उनको लेकर के पूछी जा रही हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि पंत जी के बारे में, तो पंत जी जो हैं वो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं और पंत के काव्य में आप देखिएगा प्रकृति का बड़ा ही मनोरम सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। स्वयं पंत जी लिखते हैं कि जब मैंने पहले लिखना शुरू किया था तब मेरे चारों ओर केवल प्राकृतिक परिस्थितियाँ और प्राकृतिक सौंदर्य का वातावरण ही ऐसा सजीव वस्तु थी जिससे मुझे प्रेरणा मिली, मतलब जिससे मुझे कुछ सीखने को मिला। और किसी ऐसी परिस्थिति या वस्तु की मुझे याद नहीं है जो मेरे मन को आकर्षित कर मुझे गाने और लिखने की ओर अग्रसर करती हो। केवल प्रकृति ही थी जो मुझको लिखने पर मजबूर कर दी और इसीलिए मैं प्रकृति पर ज़्यादा लिखा। ये पंत जी का स्वयं कथन रहा है। पंत जी की प्रकृति कई रूपों में हमारे समक्ष आती है। एक तो कहीं पर मधुर सुसज्जित और सुंदर रूप में, कहीं उग्र काल और विचित्र रूप में दिखाई पड़ती है, कहीं रूखे बेडोल और कर्कश रूप में आपको प्रकृति का रूप जो है पंत जी प्रस्तुत करते हैं। तो पंत का शुद्ध रूप अथवा आलंबन रूप में वर्णन प्रकृति का किया है। कहते हैं कि बांसों का झुरमुट, संध्या का झुटपुट है, चहक रही चिड़िया, टी बी टी टा टू टूटा, इस प्रकार से लिखते हैं। प्रकृति का उद्दीपन रूप में भी वर्णन करते हैं, आलंबन रूप में भी वर्णन करते हैं। प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन मतलब होता है कि जहाँ प्रकृति मानवीय भावों को उद्दीप्त करती है वहाँ प्रकृति का यह रूप होता है। उपवन में पल्लव सौंदर्य को देख करके कवि कहते हैं ये कि हृदय के प्रणव कुंज में लीन मूक कोकिल का मादक गान। तो ये एक प्रकार से ये प्रकृति का आलंबन रूप, प्रकृति का आलंबन रूप या प्रकृति का शुद्ध रूप वही होता है जहाँ प्रकृति पर या प्रकृति स्वयं आलंबन रूप में होती है। वो होती है जैसे आप देखते हैं कहीं पर फूल पत्ते और चिड़ियों को देख लें, उसका वर्णन कर दें, बादलों का वर्णन कर दें, इंद्रधनुष बन जाए बादलों पर, उसका वर्णन कर दें, ओस तारे नदी झरने का वर्णन कर दें, ठीक है, उषा संध्या का वर्णन कर दें। तो ये सब प्रकृति का आलंबन रूप है। और प्रकृति का उद्दीपन रूप क्या है? पल्लव सौंदर्य के बारे में या फिर एक प्रकार से किसी चिड़िया बोल रही है उसके बारे में, तो ये सब हो गया, ठीक है। अलंकारिक रूप में प्रकृति का चित्रण करते हैं, प्रकृति का प्रतीक रूप में चित्रण करते हैं, प्रकृति का मानवीकरण रूप भी दिखाई पड़ता है। ये कहते हैं पंत जी संध्या कविता में कहते हैं प्रकृति के मानवीकरण का सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि कहो तुम रूप सी कौन व्योम से ऊपर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप,
ये कहते हैं वो। रहस्यात्मक रूप में प्रकृति चित्रण करते हैं पंत जी, कहते हैं कि न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। प्रकृति का पृष्ठभूमि के रूप में चित्रण करते हैं, प्रकृति का उपदेशिका के रूप में चित्रण करते हैं, प्रकृति की नारी रूप में चित्रण करते हैं, प्रकृति का दार्शनिक तत्वों के प्रकाशन के रूप में चित्रण करते हैं वो। कुल मिलाकर के जो है पंत जी ने प्रकृति के विभिन्न रूपों के चित्रण में पर्याप्त सफलता प्राप्त करी है और साथ ही उनकी आरंभ में अंत तक की रचनाओं में प्रकृति का सुंदर अंकन हुआ है। और इस प्रकार पंत जी को निश्चित रूप से प्रकृति का कवि कहा जाता है और इसीलिए प्रकृति का सुकुमार कवि भी इनको कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, मैथिली क्षणगुप्त का साहित्यिक परिचय दीजिए। मैथिली क्षणगुप्त की अगर बात की है तो हालांकि कुछ विश्वविद्यालयों में आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, लेकिन अधिकतर विश्वविद्यालयों में मैथिली क्षणगुप्त जी संकलित नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से मैथिली क्षणगुप्त जी को काव्य में, हिंदी काव्य में ना शामिल करना ये भूल रही होगी, ठीक है, उन लोगों की जिन्होंने हिंदी साहित्य में मैथिली क्षणगुप्त जी को नहीं रखा। और मेरे हिसाब से जिस विश्वविद्यालय में नहीं है उनमें होना भी चाहिए मैथिली क्षणगुप्त। मैथिली क्षणगुप्त राष्ट्र कवि हैं और इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 को, मृत्यु हुई थी 12 दिसंबर 1964 को। हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं और खड़ी बोली के प्रथम कवि मान सकते हैं, प्रथम महत्वपूर्ण कवि मान सकते हैं इनको। हिंदी साहित्य में मैथिली क्षणगुप्त जी को दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता है। इनकी रचना है एक भारत भारती, 1912 में आई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी प्रभावशाली ये रचना सिद्ध होती है। यहाँ तक कि दक्षिण भारत के लोगों ने भारत भारती रचना पढ़ने के लिए हिंदी सीखना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। इस तरीके से इनकी रचना बड़ी फेमस होती है। राष्ट्र कवि की पदवी भी इनको मिलती है, महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। और इनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 1954 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण भी दिया था मैथिली क्षणगुप्त जी को, ठीक है। तो ये इनके साहित्यिक परिचय के रूप में आप लिख सकते हैं। इनकी रचनाओं में बात की जाए तो महाकाव्य में इन्होंने साकेत महाकाव्य लिखा, यशोधरा खंड काव्य लिखा, जयद्रथ बद्ध लिखा, भारत भारती लिखा, पंचवटी लिखा, द्वापर, सिद्धराज, ये सब इनके कई खंड काव्य और महाकाव्य हैं। नाटकों में इन्होंने रंग में भंग नाटक लिखा, राजा प्रजा नाटक लिखा, वन वैभव, बिकरमट, बिरहणी, ये कई नाटक हैं। ग्रंथावलियों में 12 खंडों में इनकी ग्रंथावली बटी हुई है, जिसमें खास केसों की कथा, स्वप्नवास दत्ता, मेघनाथ वध, उच्छ्वास, पुत्रावली, ये सब ग्रंथावली लिखी। भारत भारती इनकी रचना बड़ी फेमस रचना है और भारत भारती गुप्त जी की प्रसिद्ध काव्यकृति इसलिए है और खासकर 1912-13 में लिखी गई है, चूँकि इसको पढ़ने के लिए इसमें स्वतंत्रता की बात की गई थी और इसको पढ़ने के लिए दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत के सभी लोगों तक एक प्रकार से ये सांस्कृतिक नवजागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में सामने आती है। तो ये है मैथिली क्षणगुप्त जी के बारे में कुछ बातें जो कि आप लिख सकते हैं उनके साहित्यिक परिचय में। चौथा प्रश्न आप देखिए, घनानंद के प्रेम वर्णन की प्रमुख विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए। अभी मैं व्याख्या पढ़ने वाला हूं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा घनानंद के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। घनानंद की अगर बात की जाए तो घनानंद का जो प्रेम वर्णन है उसकी बात की तो उसमें विरह बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। घनानंद के काव्य में विरह आपको इसलिए मिलेगा चूँकि सुजान से प्रेम करते थे, सुजान उनके साथ नहीं जाती है। तो खास करके घनानंद की अगर बात की जाए तो आसक्ति प्रधान प्रेम इनका रहा है घनानंद का। और घनानंद जो है एक प्रकार से इनका जो काव्यधारा है, इनका जो प्रतिपाद्य विषय रहा श्रृंगार और प्रेम रहा है, परंतु प्रेम तत्व निरूपण में दोनों नितांत मित्रता दृष्टिगोचर होती है। रीतिबद्ध काव्य में जिन प्रवृत्तियों, परंपराओं, मान्यताओं, रूढ़ियों और नैतिक चीज़ों या आदर्शों का एक प्रकार से प्रयोग किया जाता था, उससे बिल्कुल मुक्त होकर के रचनाएं लिखते हैं, स्वच्छंद भाव से रचनाएं लिखते हैं। आसक्ति प्रधान, सबसे पहली विशेषता इनकी है, आसक्ति प्रधान रचनाएं लिखते हैं, ठीक है। चूँकि आप देखते हैं ये कहते हैं कि निस धौस खरी उर मांझ अरी छवि रंग भरी धुरिवाहन की, ये पंक्तियाँ लिखते हैं। आसक्ति प्रधान होने के नाते ही लिख पाते हैं। ये एक प्रकार से घनानंद का प्रेम सुजान से आरंभ हुआ और वे पहले उन पर आसक्त हुए, किंतु उनकी निर्मोहता के कारण जब उन्हें विरह सहना पड़ा तो वही आसक्ति कृष्ण और राधा के प्रति उन्मुख हो जाती है और सुजान की उत्तम छवि रात दिन उनके नयनों और उर स्थल में बसी रहती है। वे एक प्रकार से जब सुजान नहीं होती है तब ये बात कहते हैं कि निस धौस खरी उर मांझ अरी छविरंग भरी धुरिवाहन की। उसकी एक प्रकार से हृदय से उसका जो चेहरा है वो मिटता नहीं है। तो प्रेम के पीर की कवि हैं ये। दूसरी बात है, साधना प्रधान रचनाएं इनकी हैं। घनानंद के प्रेम अपने प्रियतम के प्रति जितनी गहन आसक्ति है उतनी ही प्रगाढ़ उसे निर्वाह करने की क्षमता है। घनानंद जब प्रेम में निसफल होते हैं तो ये निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षा लेते हैं, ठीक है। तीसरी बात है,
भावात्मक प्रेम इनका है। घनानंद का प्रेम जो है स्थूल और शारीरिक नहीं है, उसमें हृदय की मार्मिक भावनाओं का विश्लेषण है। वह संयोग में भी वियोग की वेदना का अनुभव करता है। वह केवल प्रिय का सानिध्य नहीं चाहता कि प्रिय के साथ मैं घूमूं और ये सब करूं। वो एक प्रकार से एक भावात्मक प्रेम की बात करते हैं, वास्तविक प्रेम की कल्पना करते हैं घनानंद। चौथी बात है अभिलाषा प्रधान प्रेम करते हैं। घनानंद का प्रेम अभिलाषाओं को लिए हुए है और उसे कहीं भी चिर शांति नहीं मिलती है। संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं में अपनी चाह की अंतर्ज्वाला से जलती रहती है उनकी प्रेम भावना। अभिलाषा प्रधान प्रेम है, बुद्धिजन्य नहीं है उनका प्रेम, ठीक है। उसमें कोई बुद्धि कोई दिमाग नहीं लगता इनके प्रेम में। प्रथम दर्शन जन्य प्रेम है इनका, जो फर्स्ट लव जिसको बोलते हैं, ठीक है। बोलते नहीं कि भाई मुझको ये हो गया कि फर्स्ट नज़र में लव हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, तो वो वाला लव इनका। स्वच्छंद प्रेम करते हैं और व्यथापूर्ण प्रेम है इनका, विषय प्रेम है, अन्यथा आंतरिक प्रेम, सरल प्रेम है। कुल मिलाकर के अगर कहें तो घनानंद की अगर बात करें तो उनके प्रेम तत्व का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। जितनी बातें मैंने आपको बताई, घनानंद वेदना और पीड़ा के कवि हैं, प्रेम के पीर के गायक हैं। उनके प्रेम विषय काव्य में सुजान के साथ साथ उनकी पीड़ा भी अमर है। तो कुल मिलाकर के यह घनानंद के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई जो कि उनके प्रेम वर्णन को लेकर के थी, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर कुछ कविताएँ हैं जिनकी व्याख्या हमको देखनी है, ठीक है। तो उनकी व्याख्या हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। समझने का प्रयास करते, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि ये एक ही वीडियो के माध्यम से आप संपूर्ण सिलेबस को कवर कर रहे हैं, ऐसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है ये आपको पढ़ने का और पढ़ाने का, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझनी चाहिए और जाननी भी चाहिए, ठीक है। निश्चित तौर पर आपकी समझ में सारी चीज़ें आ ही रही होंगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अगर बात करें तो उन्हीं का ये ग्रंथ रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। कौन सी रचना है भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही रचना है। देखिए रचना क्या है, रोकहूँ जो तो अमंगल होए और प्रेम नसें जो कहे पिए जाइए, और जो कहें जाओ न तो प्रभुता, और जो कछु न कहाऊँ तो स्नेह न साइए। आगे कहते हैं कि जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन जी हैं ना, तो यह क्यों पति आइए, तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आपे हमें समझाइए। ये ब्रज भाषा में लिखे गया एक प्रकार से रचना है। क्या है, एक बार इसको अगर पद्य में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे कि रोक कहीं जो तो अमंगल होए और प्रेम नसें जो कहे पिए जाइए, जो कहे न जाओ तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन जी है ना, तो यह क्यों पति आइए, तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। ये घनानंद ने लिखा है। आपको बता दूं संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत सवैया में, और ये सवैया छंद में लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत सवैया में नायिका के द्वारा प्रदेश जा रहे पति से चतुरतापूर्वक कहे गए नायिका का कथन एक प्रकार से यहाँ पर है। और चतुरतापूर्वक बात करती है नायिका। एक नायक है, एक नायिका है, एक पति पत्नी मान सकते हैं कि वो नायक नायिका भी कह सकते हैं, पति पत्नी भी कह सकते हैं कि वो एक पति है, वो परदेश जा रहा होता है, और ऐसी स्थिति में उसकी जो पत्नी है, उसकी जो प्रेमिका है, कुछ भी आप मान सकते हो, नायिका है, वो नायक से कहती है कि उस नायिका के समक्ष एक बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। कैसा संकट है कि रोको जो तो अमंगल हो, चूँकि रोको, अगर खास करके आप देखते हैं कि गांव वगैरह में अगर कहीं पर कोई जा रहा होता है तो अगर उसको आप रोकोगे तो कहते हैं कि टोक दियो या टोक दियो, फिर से डांटते हैं बहुत, मतलब वो अमंगल माना जाता है, अमंगल का सूचक है। जब कहीं पर कोई जा रहा होता है तो उसे रोका नहीं जाता है, टोक लगेगा, और यात्रा के समय इसको अमंगल माना जाता है। लोग यही कहते हैं कि यात्रा के समय टोकना अशुभ होता है। यदि उसे मतलब यदि वह खास करके अब यहाँ पर रोकती है पति अपने पत्नी को, मतलब पत्नी अपने पति को रोकती है, नायक को नायिका रोकने का प्रयास करती है, तो अमंगल होता है। और अगर ये कहती और प्रेम नशे जो कहा पिए, ये प्रेम नशे मतलब प्रेम नष्ट होता है। कैसे? अगर वो कहती कि हे प्रिय आप प्रदेश चले जाओ तो प्रेम नष्ट होता है, यानी ये पति को ऐसा लगेगा कि ये जो पत्नी है मुझे भगाना चाह रही है यहाँ से, यानी ये मुझसे प्रेम नहीं करती, तो प्रेम नष्ट हो जाता है। आगे कहती है पत्नी कि जो कहें जाओ न तो प्रभुता, अगर मैं ऐसा कहती हूँ कि हे पति
हे नायक या हे प्रिय आप मत जाओ परदेश, तो ये मेरा आप पर अधिकार हो जाएगा, प्रभुता हो जाएगी, आपको मैं अधिक आदेश दे रही हूँ, ऐसा कुछ फीलिंग आएगी आपके अंदर। तो इसीलिए मैं विवश हूँ, और जो कछु ना कहें तो स्नेह न साइए। अगर मैं आप जा रहे हैं और मैं आपसे कुछ भी ना कहूँ तो हमारा स्नेह नष्ट होता है, हमारा प्रेम नष्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से हरिश्चंद्र जी कहते हैं, भारतेंदु जी कहते हैं कि जो हरिचंद्र कहें तुम्हारे बिन जी हैं ना, तो यह क्यों पतियाइए। अगर वो नायिका कहती है कि अगर मैं ये कहूँ, हरिचंद्र जी बताने का काम करते हैं कि वो नायिका कहती है कि अगर वो अपने नायक से या अपने पति से ये कहे कि हम तुम्हारे बिन जी नहीं पाएंगे, तो क्या वो हम पर विश्वास करेंगे। क्यों पतियाइए, पतियाइए मतलब एक प्रकार से क्या हम पर वो विश्वास करेंगे। अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं जो है आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, तो क्या वो विश्वास करेंगे। नायिका इस बात से बहुत परेशान है कि मैं अब इस समय क्या कहूँ, परदेश जाते हुए अपने पति से अब क्या कहा जाए। तो वो अपने चातुरता का प्रयोग करती है उस समय और कहती है कि तासोपयान समय तुम्हारे, हम का कहें आप हमें समझाइए। पति से कहती है पत्नी, नायक से कहती है नायिका कि हे पतिदेव, हे प्रिय, अब आप ही बताओ कि ये फला फला सिचुएशन है, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, अब आप ही हमको समझा दीजिए तब जाइए। ठीक है, ये वो कहती है समझा दे। तो इस प्रकार से नायिका जो है अपने प्रिय से कहती है, चतुरतापूर्वक जो है अपने मन की बात को बताते हुए उसके प्रेम को जीतने की कोशिश कर रही है अपने पति के। और इस प्रकार से यहाँ पर बहुत अच्छा मार्मिक प्रसंग का प्रस्तुत किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में नीचे लिखा जाता है, जो उसमें आप भाव पक्ष में नायिका के अंतर्मन में लिख सकते हैं कि नायिका के मन में उठ रहे भावों की सुंदर अभिव्यक्ति की गई है, नायिका की चतुरता प्रदर्शित की गई है, श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। कला पक्ष में आप देखते भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा यानी लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, सवैया छंद है। अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं माधुर्य गुण की एक प्रकार से यहाँ पर अभिव्यक्ति हुई है, और शब्द शक्ति की अगर बात करें तो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक प्रकार से ये व्याख्या। अगली पंक्तियाँ हैं आपकी, देखिए प्रश्न, अगली पंक्तियाँ है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठ हुई स्विकार, श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर मरतमन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरमाल का अट्टालिका प्रकार। ये जो है एक प्रकार से वह तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता से है। वह तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता किसने लिखी है, वह तोड़ती पत्थर कविता के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आप प्रसंग में लिखेंगे कि संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की वह तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता से संग्रहित है, और यह कविता कवि निराला की प्रगतिशीलता की परिचायक है। इसमें संतप्त दरिद्र और सर्वहारा मजदूरनी को तपती हुई दोपहरी में पत्थर तोड़ती हुई देख करके कवि का हृदय जो होता है करुणा से द्रवित हो उठता है। और आप देखेंगे संपूर्ण कविता के बहाने सामाजिक असमानता, आर्थिक वैषम्य, विद्रोह, अव्यवस्था, अन्याय, शोषण, उत्पीड़न और पददलित मानवों के प्रति क्षोभ एवं संवेदना जो है कवि को दिखती है। उस इलाहाबाद के रास्ते पे कवि जा रहा होता है और वो देखता है उस लड़की को जो कि एक प्रकार से सड़क पर पत्थर बैठ करके तोड़ रही होती है। तो ये प्रसंग भी आप लिख सकते हैं। व्याख्या क्या है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। कवि कहता है कि मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ते हुए देखा है। वह तोड़ती पत्थर कोई ना छायादार, मतलब कोई वृक्ष भी, पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्विकार, मतलब जिस वृक्ष के नीचे वह बैठ करके पत्थर को तोड़ रही है वह वृक्ष जो है पत्तों से एक, मतलब उस पर पत्ते नहीं है, मतलब वो छायादार वृक्ष नहीं है। उसके नेत्र जो हैं श्याम तन भर बधा यौवन नत नयन प्रिय कर मरतमन, वो उसका एक प्रकार से अभी यौवन अवस्था में आई हुई है। वह एक प्रकार से सांवली लड़की है, श्याम तन है उसका, मतलब सांवली है, भर बंधा यौवन, मतलब एक प्रकार से उसका यौवन जो है उसके अंग अंग से छलक रहा था। वो जब देखा उन्होंने, मतलब कि वो एक प्रकार से युवा अवस्था को प्राप्त हो रही थी वो लड़की,
तो भर बंधा यौवन नत नयन, नत नयन मतलब वो एक प्रकार नीचे उसका नेत्र जो था वो नीचे की ओर झुका हुआ था, वो अपने कर्म में लीन थी। प्रिय कर्म रत मन मतलब उसका जो मन था वो एकदम से कर्म में लीन था, वो अपना काम कर रही थी। और क्या कर रही थी? गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, वो हाथ में हथौड़ा लेकर के, बड़ा सा हथौड़ा था। गुरु हथौड़ा मतलब होता है बार, गुरु मतलब होता है बड़ा, ठीक है। लघु माने होता है छोटा और गुरु माने होता है बड़ा। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, वो बड़ा हथौड़ा लेकर के और उस पत्थर पर बार बार प्रहार कर रही थी और पत्थरों को तोड़ रही थी। सामने तरमालिका अट्टालिका प्रकार। और आप देखते हैं वो कहते हैं कभी यहाँ पर कि जब वो पत्थर को तोड़ रही थी और उनके सामने एक प्रकार से उसके ऊपर प्रचंड धूप एक प्रकार से थी, बहुत धूप थी, वो एक प्रकार से चमक रही थी उस पर, उसके सर पर। और वो एक प्रकार से जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उस पर छाया भी नहीं थी। उसके सामने ऊंचे ऊंचे भव्य महल थे, आलीशान इमारतें थी, तरमालिका अट्टालिका प्रकार, बहुत सारे बड़े बड़े महले दो महले थे, आलीशान इमारत थी। गर्मी की ऋतु थी, धूप चढ़ती जा रही थी, प्रचंड सूर्य आग बरसा रहा था। ऐसी स्थिति में बहुत सारे महल और ये सब होने के बावजूद भी वो उस सड़क के किनारे बैठ करके इलाहाबाद के पथ पर वह कन्या, वह लड़की पत्थर को तोड़ रही थी, बड़ी बड़ी पत्थर को बड़े हथौड़े से तोड़ रही थी। तो ये एक प्रकार से यहाँ पर कभी जो है निराला में कृषकों, मजदूरों और दीन दुखियों के प्रति जो संवेदना रही है उसकी अभिव्यक्ति आपको इस कविता में मिलेगी। आप विशेष में या भावसाम्य में लिख सकते हैं। अगली कविता आप देखिएगा। अगली कविता है आपकी, और ये कविता आपको पता भी होगा ये कविता है किसकी। ये कविता है अकाल और उसके बाद शीर्षक से कविता है। और ये कविता लिखी है किसने? ये कविता लिखी है नागार्जुन बाबा ने, ठीक है, नागार्जुन जी ने लिखी है। तो लिखा कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक रही लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। और दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। अच्छा, इन सभी कविताओं की व्याख्या जो है, इन सभी कविताओं जितनी कविताओं की व्याख्या है वो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, सारी वीडियोस हमारे पास उपलब्ध हैं। कुछ कविताएं बची हुई हैं, उनकी व्याख्या जल्दी ही हो जाएंगी। तो अगर आप में से हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स किसको पढ़ना, जिसको भी पढ़ना है, तो हमारे नंबर 9161 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको SMS कर देना अगर आप में से किसी को कोर्स लेना हिंदी साहित्य का BA फर्स्ट सेमेस्टर का 2024 की परीक्षाओं के लिए, जिसमें आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे और बहुत सारे मतलब जितनी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उन सभी कविताओं की व्याख्या, मतलब उन सभी कविताओं की व्याख्या वाली वीडियोज़ सारी आपको मिल जाएंगी। PDF नोट्स भी आपको मिलेंगे और जो भी वीडियोज़ होंगी और भी सब्जेक्ट की उनकी भी PDF नोट्स जो होगी वो ग्रुप में आपको मिलती रहेगी। तो आपको मात्र 100 रुपये सेंड करने हैं, ठीक है। कहाँ पर? आप व्हाट्सएप पर SMS करेंगे, मैं आपके पास एक स्कैनर सेंड करूंगा, उस पर आपको मात्र 100 रुपये पे कर देने। UPI माध्यम से, गूगल पे, फोन पे जो भी आप चलाते हैं तुरंत आप सेंड करेंगे। आप अगर नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, बस उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। गर्ल्स ग्रुप अलग है, बॉयज़ ग्रुप अलग है, दोनों को ऐड कर दिया जैसे आप बताएंगे। मतलब जो भी आप गर्ल्स है तो गर्ल्स ग्रुप में, बॉयज़ है तो बॉयज़ ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। आप आसानी से पढ़ते रहिए, वहाँ पर PDF नोट्स वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मुहैया करवाई जाएंगी, मिलेंगी। तो आप में से जिसको भी कोर्स लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। मात्र 100 रुपये प्राइस रखी गई थे। आप लोगों ने कहा था कि सर जी कोर्स लॉन्च करिए, तो मैंने इसीलिए लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी पहले से ही मैंने जो करवा रखी है वो सारी वीडियोस लिंक आपको मिल जाएंगी और इसके अलावा आपको PDF नोट्स भी मिलते रहेंगे, ठीक है। और आप अगर ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो आने वाले सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। देखिए यहाँ पर नागार्जुन कहते हैं कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यावतरण जनकवि नागार्जुन द्वारा रचित सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह से अवतरित है। और प्रस्तुत कविता में कवि ने अकाल और उसके बाद होने वाली दुर्दशा से प्रभावित मानव और सभी जीव जंतुओं की दीनता का यथार्थ वर्णन किया हुआ है। तो ये कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कवि यहाँ पर कहना प्रयास कर रहा है कि जब अकाल की स्थिति पड़ती है तो घर की स्थिति दयनीय हो जाती है, घर के खाने के लिए अन्न नहीं रह जाता है, ठीक है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास,
मतलब एक प्रकार से यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जिसके कारण घर में भोजन नहीं बन पा रहा है, अनाज पीसने में प्रयुक्त होने वाले घरेलू चक्की भी नहीं जल पा रही है, तो कई दिनों तक चूल्हा रोया और चक्की रही उदास, मतलब चक्की में गेहूं नहीं पीसा गया कई दिनों तक, चूल्हे पर खाना नहीं बना कई दिनों तक। कानी कुतिया जो है, जो उसके पास सोई हुई है, उसको भी एक रोटी एक प्रकार से भी नहीं मिल पाई है कि वो अपनी जो है भूख को मिटा सके। चूँकि अन्न खत्म है और चूँकि कानी कुतिया आश्रित है, तो आश्रितों को और उन सभी को दुख झेलना पड़ रहा है। कई कई दिनों तक वह बिना कुछ खाए पिए जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। ये अकाल के बाद की स्थिति है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त और कई दिनों तक चूल्हों की हालत रही शिकस्त। घर की दीवारों पर इधर उधर जो छिपकलियाँ चहलकदमी करती हैं, इस अकाल से ग्रसित हो करके, चूँकि उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ खाद्य पदार्थ उनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए वो घरेलू बिलों में रहने वाले चूहे भी आप देखते हैं एक एक दाने के लिए मोहताज इधर उधर दौड़ रहे हैं। और जिस घर में आप बता दूं कि मनुष्य नहीं रहते, वहाँ पर छिपकलियाँ भी नहीं रहती हैं। तो छिपकलियाँ जो है एक प्रकार से वो भी अब एकदम से घर को छोड़ देने का काम, मतलब घर को से भाग जाने का, एक प्रकार से घर से निकल जाने का एक प्रकार से मन बना ली है। चूहा जो है एक प्रकार से वो इधर उधर दौड़ रहा है, चूहे के पेट में, मतलब कहते हैं कि चूहा इधर उधर कूद रहा है भूख के बिना कि कुछ अन्न बचा ही नहीं है, तो क्या खाया जाए। तो इस प्रकार से ये अकाल के बाद अन्न न रहने की स्थिति में इस प्रकार से जानवरों और मनुष्यों की स्थिति हो जाती है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, और घर के बाद में क्या होता है, कई दिनों के बाद में क्या होता है कि कभी अपनी अगली पंक्तियों में कहता है कि दीन दुखियों को कुछ राहत मिल जाने पर उनकी अंतरात्मा की झलक उजागर करता हुआ यहाँ पर कवि बताता है कि कई दिनों के बाद कहीं से कुछ खाने की व्यवस्था हो जाने पर उदास चूल्हे से धुआं ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। मतलब एक प्रकार से बताया जा रहा है कि जिसे देख करके जब अन्न आ जाता है तो घर भर के व्यक्तियों की आंखें चमक जाती हैं। आज पेट की शांति होगी, ऐसा मन में एक प्रकार से बातें होती हैं। और यह सब देख करके कौवा भी बहुत प्रसन्न होता है और अपना पंख फड़काने लगता है कि अभी रोटी मिलेगी। और इधर एक तरफ से लगातार सब एक प्रकार से जितने जीव जंतु हैं सब खुशियाँ मनाने लगते कि भाई अन्न आ गया। तो एक अकाल की स्थिति के बारे में यहाँ पर नागार्जुन जी बताने का काम करते हैं। ठीक है, अकाल की आप विशेष में लिखेंगे, अकाल की विभीषिका का यथार्थ चित्रण हुआ है। घर की स्थिति परिस्थिति तथा मानव के ऊपर आश्रित अन्याय जीव जंतुओं की दुर्दशा को दर्शाया गया है। मतलब अन्यान्य, मतलब बहुत सारे जीव जंतुओं की दुखियों की दशा को दर्शाया गया है और तुकांत छंद का प्रयोग किया गया है। आगे देखिएगा, यहाँ पर अगली जो पंक्तियाँ हैं वो किसकी हैं, ये अगली पंक्तियाँ हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी की। इसकी व्याख्या ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सारे कविताओं की व्याख्या मेरे पास है, अगर आपको पढ़ना है तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके। देखिए यहाँ पर जो ये कविता है खास करके इसकी अगर बात की तो संदर्भ क्या है, संदर्भ या प्रसंग की अगर बात की तो प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं वो कहाँ से ली गई भैया, ये पंक्तियाँ मानसरोवर खंड से ली गई हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है उसी से ली गई हैं, पद्मावत के मानसरोवर खंड से ली गई हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और मानसरोवर में स्नान करने के लिए स्त्रियां चलती हैं, मतलब जो सखियां हैं वो स्नान करने के लिए जाती हैं। और उसी समय मतलब पद्मावती जो रानी है उनके साथ कई सारी सखियां जो है स्नान करने के लिए मानसरोवर के लिए जाती हैं। उसी समय का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। यहाँ पर कहा गया कि जब सखियां जो है मानसरोवर किनारे पहुँच जाती तो उस समय के बारे में वर्णन किया गया है कि धरी धीर सब कंचुक सारी, सरोवर मह पैठी सब बारी, और पाई नीर जानों सब बेली, हुलसह करहीं काम कैकेली, करिल केस बिसहर बिसभारे, लहरें लेह कवल मुखधारे, नवल बसंत सांवरी करी होई प्रकट जानों रस भारी, उठी कोप जस दारिब दाखा भई उनंत, प्रेम कै शाखा सरिवर नहीं सामाई, संसारा नहाई चांद नहाय बैठ ले तारा, धन सो नीर शशि तरई उई, अब कित दीठ कमठ औ कुई, चकई बिछोरी पुकारे, कहाँ मिलो हो नाह, एक चांदनी सरग माह, दिन दूसर जल माह। ये पंक्तियाँ जो है किसकी हैं, ये पंक्तियाँ जो है किसकी भाई, ये पंक्तियाँ जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं।
मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि जब सखियां जो है पद्मावती के साथ स्नान करने के लिए जाती मानसरोवर में, तो उस समय का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इस छंद में जायसी सखियों सहित पद्मावती के सरोवर में स्नान करने के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। आप प्रसंग में लिख सकते हैं। क्या है कि धरी धीर सब कंचुक सारी, मतलब एक प्रकार से पद्मावती और उसकी सारी सखियां जो हैं अपनी अपनी कंचुकियां और साड़ियां उतार करके सरोवर के किनारे सरवर मह पैठी सब बारी, मतलब सरोवर के किनारे अपने सारे कपड़े उतार करके रख देती। कंचुकी माने होता है उपवस्त्र, जिसको आप चोली कहते हैं, वो होता है कंचुकी। ठीक है, और जो साड़ी होती है पूरी, तो यानी साड़ी और जो है उपवस्त्र जिसको आप बोलते हैं, वो सब निकाल करके और नदी के किनारे यानी सरोवर के किनारे रख देती हैं सारी सखियां, और जल में एक प्रकार से आगे बढ़ती हैं, सरोवर में प्रविष्ट होती हैं, सरोवर में स्नान करने के लिए जो है जाती हैं। और आगे कहते हैं कि पाई नीर जानो सब बेली, हुलसहि करहि कामकै केली। जिस प्रकार से जब वो सरोवर में जो है सखियां और जो है पद्मावती प्रवेश करती हैं, तो जिस प्रकार बेलें पानी मिलने से हुलसित हो उठती हैं, बेलें मतलब लताएं जो बंवर वगैरह होती हैं, वो सब जिस प्रकार से जब पानी मिलता है उनको तो बहुत ही खिलती और हरी भरी दिखती हैं, जैसे ही उसी प्रकार से जब ये जल का स्पर्श करती हैं, पाई नीर जानो सब बेली, हुलसै करें काम के केली। जिस प्रकार से लताएं और जो एक प्रकार से छोटे छोटे कलियां होती हैं वो खिलने लगती हैं, पानी बरसने से एक प्रकार से जो गद्दर आम होते हैं वो पकने लगते हैं, ठीक इसी प्रकार से जब जल में स्पर्श पाती हैं स्त्रियां, जो पद्मावती और उनकी सखियां हैं, कूदती हैं तो हुलसित उठती हैं, आनंद में भर करके जल क्रीड़ा करती हैं, जल में खेलना प्रारंभ कर देती हैं। ठीक है, वो जल उनको स्नान मतलब उनको जल उनके ऊपर फेंक रही हैं, वो उनके ऊपर जल फेंक रही हैं, इस प्रकार से स्नान सरोवर में किया जाता है बेसिकली। इसके बाद में करिल केस बिसहर बिस भरे, लहरें लेह कमल मुख धरे। करिल केस, करिल केस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया भैया? करिल केस बताए, करिल माने होता है काले, और काले केस जो है वो बिसहर बिस भरे, बिसहर बिस भरे मतलब होता है विषधर सांप की भांति। ठीक है, यानी उनके जो एक प्रकार से जो मुखों पर फैले हुए जो काले केस लहराते हैं, वो ऐसे लग रहे थे मानो विषधर नाग अपने मुख में कमलों को पकड़े हुए ले रहा है। लहरें ले कमल मुख धरे, ऐसा लग रहा है कि सर्प जो है अपने मुख में कमल लेकर के घूम रहा है। ठीक है, इस प्रकार से क्योंकि उनके मुख पर जो है एक प्रकार से या उनके मुख पे के पीछे और आगे सब जो है लंबे लंबे बाल हैं, और उन्हीं बालों के बीच उनका मुखड़ा सुंदर सुंदर कमल की भांति प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं। आगे नवल बसंत सांवरी करी, होई प्रगट जानो रस भरी। नवल बसंत, ठीक है, नवल माने नया होता है। क्या है? नवल बसंत समारी मतलब सांवरी करी, और होई प्रगट जानो रस भरी। वे जो सखियां हैं एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि मानो बसंत की नई सांवरी हुई कलियों की तरह रस से परिपूर्ण हो रही थी। मतलब इससे बसंत ऋतु में क्या होता है कि जब नया नया बसंत आता तो नया नया कल्ला फूटता है, कलियां जो होती पुष्पित होना प्रारंभ होती हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर कलियां होती हैं, हरी भरी एकदम से। ठीक इसी प्रकार से ऐसी एक प्रकार से वो खिलखिला करके जब हंसती हैं और उनके मुखार बिंद जब देखते हैं, जो मलिक मोहम्मद जायसी जी वर्णन करते हैं कि वो इस भांति लग रही है जैसे कि एक कल्ला होता है, कली होती है, जब वो एक प्रकार से पुष्प बनने की दिशा में अग्रसर होती है। जब बसंत आता है उस समय के कल्ले जो होते हैं उस प्रकार से लग रही हैं, यानी उनकी कलियां रस से भर करके हिल्लोलित होती हैं। उसी प्रकार सारी बालाएं जो है जल के स्पर्श से हिल्लोलित होकर के जल क्रीड़ा कर रही हैं। उठी कोप जस दारिब दाखा, भई उनंत प्रेम कै शाखा। आगे कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी कि सरोवर के श्यामता लिए जल में उनके मुख ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो अनार और अंगूर की बेलों में लाल लाल कोपलें फूटी हों, और उन बालाओं के रूप में प्रेम की शाखा ही मानो झुक गई हो। जैसे आप कभी अगर उसका अंगूर और अनार का पेड़ देखते तो अनार के पेड़ में बहुत लाल लाल पुष्प फुलाते हैं, और ऐसे ही अंगूर के फूल में, तो वही यहाँ पर उठी कोप जस दारिब दाखा, भई उनंत प्रेम कै शाखा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो पुष्प एक प्रकार से कमल की पुष्प की उस सरोवर रूपी वृक्ष, सरोवर रूपी अनार के वृक्ष या सरोवर रूपी बेले जो एक प्रकार से उसकी हैं लताएं हैं किसकी, अंगूर के वृक्ष की, उसमें एक प्रकार से जो पुष्प फल रहे हैं जिस प्रकार से लगते हैं, उसी प्रकार से उस जल में जो नदियों में जो सखियां और रानी पद्मावती हैं वो लग रही हैं।
आगे वर्णन करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि सरोवर नहीं समाये संसारा, चांद नहाए पैठ ले तारा। हा, क्या बात कर दिया। कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी कि उसमें सखियों सहित स्नान करती हुई जो पद्मावती हैं वो ऐसी लग रही थी मानो चंद्रमा हो तारागणों के बीच में। तारागणों से तुलना किसकी गई है? सखियों से। सखियां तारागण की भांति नजर आ रही हैं और उसमें चंद्रमा की भांति एक बहुत दिव्य स्वरूपा, बहुत सुंदर एक ऐसी स्त्री दिखती है जो पद्मावती है। तो पद्मावती नारी मतलब पद्मावती रानी के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि सरोवर नहीं समाये संसारा। ऐसा लग रहा है कि जो है इस मान सरोवर में सारा का सारा संसार समाया हुआ है, पूरा आसमान समाया हुआ है, जिसमें जो सखियां हैं वो तारागण हैं और जो एक प्रकार से चांद हैं वो कौन है? चांद से तुलना खास करके स्त्रियों के मुख से की ही जाती है। लेकिन मुक्तिबोध जाते हैं तो कहते हैं चांद का मुंह टेढ़ा है। मुक्तिबोध कविता क्या लिखते हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है। लेकिन अधिकतर कवियों ने चांद से तुलना करी है मुखड़े की, कि चांद सा मुखड़ा तेरा, ठीक है। तो यहाँ पर पद्मावती की तुलना जो है वो चांद से भी की गई है। और आगे है कि धन सो नीर ससि तरई हुई, अब कित दीठ कमल औ कोई। आगे कहते हैं कवि कि वह सरोवर और जल धन्य है जिसमें चांद और तारे उदय हो गए हों। धन्य सो नीर मतलब वो पानी धन्य है। ससि तरई हुई मतलब जिसमें ससी माने चंद्रमा और तरई माने होता है तारा। अवधि में तरई ही कहा जाता है तारा को, ठीक है, नक्षत्र को। तो एक प्रकार से वो तरई ऐसा जल धन्य हुआ, यह सरोवर धन्य हुआ जिसमें ऐसी रानी यानी इस प्रकार की रानी पद्मावती और उनकी सखियां इतनी सुंदर सुंदर, जिस जल को स्पर्श कर ले वह जल भी पवित्र हो गया। वह जल एक प्रकार से अपने आप में क्या हो गया? वह जल अपने आप में एक प्रकार से धन्य हो गया जिसमें रानी पद्मावती ने स्नान कर लिया। अब क्या हो गया? आगे कहते हैं कि अब कित दीठ कमल और कुई। अब उसमें कमल और कुमुदनी जो है वो कहाँ दिखाई दे सकती है? जब उसमें चांद और तारे स्नान कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर प्रकृति रूपी कमल की सुंदरता और कुमुदनी की सुंदरता को कम दिखाया गया है पद्मावती की सुंदरता के आगे और उनकी सखियों की सुंदरता के आगे। जहाँ पर भाई चांद ही खुद आ गया समुद्र में स्नान करने, इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ स्नान कर रही हैं, उसमें कमल और उसको कौन देखेगा? यहाँ पर भाव ये है, भाव ये है कि पद्मावती और उनकी सखियों के सौंदर्य के सामने कमल और कुमुदनी का सौंदर्य एकदम से खत्म सा प्रतीत होता है, कुछ नहीं दिखता है। उनकी ओर अब किसी का ध्यान नहीं हो पाता है। आगे दोहे का अर्थ है कि चकई बिछुरी पुकारे और कहाँ मिलो हो नाह, एक चांद निस सरग महा दिन दूसर जल माह। वाह, मलिक मोहम्मद जायसी इसीलिए मेरे फेवरेट कवि, इनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। मलिक मोहम्मद जायसी को, तुलसीदास जी को, ये सब मेरे ऐसे कवि हैं जिनके मतलब मैं एक प्रकार से बड़ा अच्छा लगता है इनको पढ़ते हुए। चकई बिछुरी पुकारे कहाँ मिलो हो नाह। कहते हैं कि सरोवर में चूंकि पद्मावती रूपी चंद्रमा और सखियाँ रूपी तारागण जब एक प्रकार से देख लिया वहाँ पर हैं, तो चकई बिछुरी पुकारे। चकई और चकवा जो दो जोड़े होते हैं, ठीक है, चकई और चकवा, तो चंद्रमा को देख करके, इन सभी को देख करके फिर आपस में एक प्रकार से बात करते हैं, तो वो बोलते हैं चंद्रमा को देख करके, ठीक है। चकवी और चकवा जो हैं वो एक प्रकार से तारे गढ़ को देख करके फिर एक प्रकार से अपनी प्रियतम से बिछुड़ करके वो पुकारते हैं। मतलब क्या होता है कि वो चकवा और चकवी आपस में चांद के, जब चांदनी रात होती है उसी में मिलते हैं और उसी में बातचीत करते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि चकोई बिछुरी पुकारे कहाँ मिलो हो नाह। मतलब इस प्रकार से एक चांद तो ऊपर है, एक चांद ऊपर है और वहाँ पर, और दूसरा चांद क्या है, स्नान कर रहा है कहाँ पर, चांद और तारे सरोवर में। तो चकई और चकवा को भ्रम हो गया है कि ये दिन में कहाँ से चांद आज निकल आया और ये कहाँ पर सरोवर में स्नान कर रहे हैं। यानी पद्मावती रूपी चंद्रमा और सखियां रूपी तारागढ़ को देख करके चकवी को रात्रि हो जाने का भ्रम हो गया है दिन में ही। वह उनको चांद और तारे ही समझ करके प्रियतम चकवे से बिछुड़कर पुकार उठी है कि हे स्वामी, अब तुमने मिलन कहाँ संभव है, तुमसे मिलन कहाँ संभव है, क्योंकि आकाश का एक चंद्रमा रात्रि में वियोग कराता था और यह दूसरा चंद्रमा दिन में अब भी वियोग करवाने आ गया है। ऐसी स्थिति में अब क्या होगा मेरा कि एक चांद ने सरग महा, एक तो भाई निस माने होता है रात में
मतलब निस माने चंद्र, मतलब एक निस माने रात में, और चांद मतलब एक चांद तो रात्रि में स्वर्ग में है यानी स्वर्ग में ऊपर दिखता है, और दूसरा चांद जल में आज दिखने लगा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा तुम्हारा मिलन अब कैसे संभव हो पाएगा? ठीक है, अब भ्रम हो चुका है कि कहाँ पर मिला जाए, कैसे क्या होगा। अब ये चकवा चकई को भी भ्रम हो गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं। ठीक है, आगे देखें अगली जो पंक्तियाँ, अगला तो ये एक प्रकार से व्याख्या को लेकर के कुछ पंक्तियाँ आती हैं। आगे है, बिहारी ने गागर में सागर भरा है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो बिल्कुल बिहारी ने गागर में सागर भरने का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बिहारी ने गागर में सागर भरने का बिल्कुल काम किया है, और बिहारी को कहा भी जाता है गागर में सागर भरने वाला कवि। ठीक है, तो बिहारी क्या कहते हैं भाई, बिहारी क्या कहते हैं, बिहारी जो है एक प्रकार से सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर और देखर माँ छोटे लगे घाव करे गंभीर, बिहारी वो वाले कवि हैं। गागर में सागर करने मतलब सागर भर देने के लिए विख्यात हैं। उन्होंने 48 मात्रा के छोटे छंद दोहा में ही उनकी बातों को एक नए जो है ढंग से प्रस्तुत करने का काम किया है। वो कहते हैं बिहारी कि उनका एक प्रकार से, बिहारी क्या कहते हैं, सौंदर्य निरूपण में कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नीलमन शैल पर आतप पर प्रभात। वो एक छोटे से दोहे में पूरा बिंब प्रस्तुत कर देते हैं, और इसीलिए उनको गागर में सागर भरना ही कहा जाता है। चूँकि एक ही दोहे में बहुत सारी बात करते हैं। वो कहते हैं, प्रकृति वर्णन करते समय वो कहते हैं कि छक रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध ठौर ठौर झूमत झपत झौर भौर मधु गंध। इसमें बड़ी बात कहते हैं, मतलब बिहारी का एक एक दोहा जो है 3-3 पन्नों की व्याख्या करने में सक्षम है। मुक्तक रचना भी बिहारी करते हैं, कहते हैं कि सखी सिखावत मान विधि सैन बरजत बाल और हरवे कहमो हिये बसत सदा बिहारी लाल। वो आगे कहते हैं, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलल लज्जियात भरे भवन में करत है नैन नहीं सौबात। बिहारी कहते हैं कि दीर्घ उर्झट टूटत कुटुम जरत चतुर्चित प्रीत परत गांठ दुर्जन दिए दई नई हरीत। इस प्रकार से बिहारी जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक प्रकार से चीज़ों को कहते हैं, और बहुत ही कम शब्दों में। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि बिहारी एक सच्चे कलाकार हैं। अद्भुत कल्पना शक्ति उनमें है, मानव प्रकृति का अपरिमित ज्ञान है उनमें, कला की निपुणता के कारण वे अपने दोहों में अपरिमित रस भर सकते हैं। इसलिए उनके दोहों के विषय में लोगों ने कहा कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखर माँ छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो बिहारी को गागर में सागर भरने की अपूर्व क्षमता उनमें है, और यह कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो गागर में सागर भरने का काम करते हैं, ये ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, केवल 2 प्रश्न करने, खंड 7 से 500 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बारे में मैं अलग से वीडियोज़ आपको बनाने का प्रयास करूंगा। देखिए, पहला प्रश्न आपसे बन सकता है, सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास का समन्वयवाद विराट चेष्टा के से ओतप्रोत है। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आएगा। इस प्रश्न का मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा, तो आप लोग चिंता ना करें उसको लेकर के। अगला प्रश्न, सूर्य ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति भावना को महत्व दिया है, समीक्षा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत जबरदस्त प्रश्न है, और सूरदास के विषय में ऐसा प्रश्न लगातार पूछा गया। अगला प्रश्न, गोरखनाथ की कविता शैली पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है यह प्रश्न। अगला प्रश्न, चौथा नंबर, 2 प्रश्न ही करने हैं, 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण पर प्रकाश डालिए। इस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको बना रखी है, चैप्टर नंबर 1 और 2 में आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में से किसी को कोर्स लेना है तो आप कोर्स ले सकते हैं, 91 61 93 60 62 ये व्हाट्सअप नंबर, इसी पर आपको व्हाट्सअप करना है। आपको लिखना है कि सर जी हमको BA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य का कोर्स चाहिए। तो जितनी भी कविताएं हैं उन सभी की व्याख्या एक तरफ से विस्तार से हो चुकी है, तो सारी व्याख्याओं की वीडियो आपको मिल जाएगी, और कुछ PDF नोट्स मिल जाएंगे, और आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। मात्र 100 रुपये इस कोर्स की प्राइज है, और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के आपको वहाँ पर नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबी क्लास थी और बहुत लंबे समय तक आप लोगों ने हमको झेला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार से आप लोग अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।